आज बच्चों हम रिवीजन करेंगे प्रोजेक्ट अप्रेजल की। ठीक है, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पास पेपर्स और हमारे पास जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक है वैन हॉर्न की पॉलिसी की बुक, उसको भी हम कंसल्ट करेंगे। ठीक है, प्लस आई कैप का जो हम यूज़ करते ही हैं स्टडी टेक्स्ट, उसको भी हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज। एग्जाम्पल नंबर 27 से। बेटा ये एग्जाम्पल इस बात से डील कर रही है कि आपने आज लोन बोरो किया है 10 मिलियन का और आप इसको पे करना चाहते हैं बाय 5 इक्वल एनुअल पेमेंट्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कि एनुअल पेमेंट कितने रुपीस की होगी? जी बेटा। वाह जी वाह, क्या बात की है भाई आपने। नो महादुल साहब, नो। क्वेश्चन को समझ लें आए, पहले आपको समझाता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा कि आपने बोरो किए 10 मिलियन। आज आपने बोरो कर लिए हैं 10 मिलियन। ओके, और अब आपने 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। ठीक है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में इन अमाउंट को पे करना है। तो फिर क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगी एन्युटी। ठीक है, क्यों एन्युटी क्यों बन गई? कि इक्वल इंस्टॉलमेंट है। ओके, सेकंड, इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट है? 8%। तो सेम इंटरेस्ट रेट। और क्या है बेटा? एनुअल पेमेंट है, तो सेम टाइम गैप। ओके, तीनों चीजें क्या हो जाती हैं? सेम हो जाती हैं। तीनों चीजें सेम हो जाएं तो ये क्या बन गया बेटा? एन्युटी। और ये कौन सी एन्युटी बनेगी? दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। क्यों? कि ये जितने भी इंस्टॉलमेंट्स है ना, उनकी प्रेजेंट वैल्यू है आज 10 मिलियन। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, ये बात समझ आ रही है बेटा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के टेबल में चले जाएंगे। इसके टेबल में चले जाएंगे। ठीक है बेटा, और टेबल में जाके क्या देखेंगे? 8% इंटरेस्ट और 5th पीरियड में क्या आ रहा है, क्या फैक्टर आ रहा है। तो हम मालूम करेंगे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, PVAF। ओके, और बेटा वो आ रहा है
3.993 3.993। तो 10 मिलियन को जब 3.993 से डिवाइड करेंगे दैट इज 2.504383। तो इतने की किस्त हमें एनुअली देनी पड़ेगी। ओके, तो इस सारे बात से सारे एग्रीड हैं या कोई क्वेश्चन है? जी बेटा, एग्रीड। तो आपने बेटा ये समझना है कि ये क्या डेटा आपको दिया है। देखो ये 2 लाइनों का सिर्फ डेटा था। अ कंपनी बोरोज दिस एंड 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स दिस एंड दिस। ओके, जी बेटा 5 साल अब हमें यही अमाउंट देनी पड़ेगी 2504383। 2504383 यही अब हमारी किस्त है। ठीक है, दिस ये यही हमारी किस्त है। इसका जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो वो 10 मिलियन ही आएगा। तो बेटा इसको लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल भी कहते हैं। इसको लीज, जब आप लीजिंग डिस्कस करेंगे, लीजिंग पढ़ेंगे, उसमें भी ये यूज होता है। ठीक है, क्या क्या नाम है इसके, मैं लिख देता हूँ। लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, जब आप कार फाइनेंसिंग करा रहे हैं उसमें यूज होता है। कार को लीज करा रहे हैं, किसी भी एसेट को जो लीज करा रहे हैं, कार लीजिंग या एसेट लीजिंग कोई भी है, उसमें भी बेटा यही चीज चलती है। प्लस इसको सिंकिंग फंड भी कहते हैं। ठीक है, उसके लिए भी ये यूज होता है एंड सो ऑन। क्लियर? आइए एक और एग्जांपल देखते हैं सिंकिंग फंड के हवाले से। इट इज एग्जांपल नंबर 28। A man wishes to invest equal annual amounts so that he accumulates 5 million by the end of 10 years। वो पूछ रहे हैं कि भाई वो कितनी इक्वल अमाउंट्स लगाए कि 10 साल बाद उसके पास हो जाए 5 मिलियन। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, आए आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं इधर। दस साल बाद उसके बाद बेटा कितने पैसे हो? 5 मिलियन। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि हर महीने या हर साल वो कितने इन्वेस्ट करे। जैसे से मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी बेटी की शादी 10 साल बाद करनी है और उस वक्त मुझे 5 मिलियन चाहिए, तो मैं हर साल कितने सेव करूं। ठीक है, a man wishes to invest equal annual amount so that he accumulates 5 million by the end of the 10 years। इंटरेस्ट रेट है बेटा 6%। ठीक है, और सेम अमाउंट हमने इन्वेस्ट करनी है एवरी ईयर। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो एन्युटी। अच्छा बेटा, अब इसका क्या तरीका हम कर सकते हैं कि देखो ये 5 मिलियन हमें कब चाहिए? 10 साल के बाद। तो हम इसकी आज प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5 मिलियन। ठीक है, तो कैसे निकलेगी बेटा? जो हमारा इंटरेस्ट फैक्टर होगा 10th ईयर का, ठीक है,
और वो कैसे निकाल सकते हैं, आपको निकालना आता है, मैं यहाँ पे मालूम भी कर देता हूँ। दैट इज 1 + 6% और रेज टू पावर कितना हो जाएगा बेटा, 10। ठीक है, इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये बेटा बन गया, सॉरी 1 डिवाइड भी होगा ना, 1 डिवाइड बाय दिस, तो ये हमारे पास आ गया 0.558। जब हम इसका लेंगे 5 मिलियन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास की प्रेजेंट वैल्यू आ गई 2791939 या 914। ठीक है बेटा, शाबाश महातकुल, वेरी गुड। अब देखो ये आपको फिर क्वेश्चन उसी तरह का बन गया। क्या बन गया कि आप जाएंगे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर में 6% पे जाके देखेंगे कितने सालों में, 10 सालों में जो फैक्टर आ रहा होगा प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरेस्ट फैक्टर, उसको यहाँ पे लिखेंगे और फिर आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को उस फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। वो फैक्टर उन्होंने बताया हुआ 7.36 आ रहा है, 7.36। जब हमने इसको सॉल्व किया तो बेटा ये बन गया कि हर साल आपने सेव करने हैं 379,344। ठीक है, ये अमाउंट अब आपके पास हर साल होनी चाहिए। ठीक है, जब ये आपके पास हर साल आती रहेगी तो एट द एंड ऑफ द 10th ईयर आपके पास विद 6% इंटरेस्ट ये अमाउंट बन जाएगी 5 मिलियन। ठीक है बेटा, ये 279 क्या है बेटा, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5 मिलियन। 279 इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस 5 मिलियन। मैं इनको कलर कर दूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये 5 मिलियन आपको कब चाहिए थे, 10 साल के बाद। उसकी आज हमने निकाल ली प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, क्या निकाल ली बेटा, प्रेजेंट वैल्यू। और फिर वही जिस तरह अभी हमने यहाँ 5 साल के साथ ट्रीटमेंट देखा था, सेम ट्रीटमेंट यहाँ जाके 10 साल के ऊपर 6% का देखा और इंटरेस्ट फैक्टर हमारे पास आ रहा है 7.36। उसके साथ जब सॉल्व किया तो हमारी किस्त बन गई है 379,344। जब आप इसको एक्यूमुलेट करेंगे तो एट द एंड ऑफ द 5th ईयर ये बन चुके होंगे 5 मिलियन। ओके, इसमें बेटा कोई क्वेश्चन है तो बताएं। शाबाश। ऑडियो कॉल है, वीडियो कॉल है? तो बेटा हमने ये भी इलस्ट्रेशन कर ली है। आपको ये बात अगर कोई इसमें कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताएं। जी महातकुल साहब, अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो आप उस तरीके से अरेंजमेंट कर लीजिएगा। जी बेटा, उस तरीके से भी निकाल सकते थे उमर खान साहब आप। ओके, जी बच्चों मेरे साथ ना यहाँ पे एक मेरे स्टूडेंट हैं, वो आज उन्होंने टाइम निकाला है और वो आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें शेयर करेंगे। तो थोड़ी देर मैं लेक्चर उनको दे रहा हूँ और मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ। उनकी बातें आप सुने क्योंकि वो प्रैक्टिकली फील्ड में हैं और आपको कुछ गाइड करेंगे कैरियर से मुतल्लिक, आपकी ग्रूमिंग के मुतल्लिक, आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के मुतल्लिक और किन एरियाज़ को आपने अभी तवज्जो देनी है ताकि आप अच्छे प्रोफेशनल जल्द अज जल्द बन सकें, रादर देन कि आप भी हमारे जैसे एक्सपीरियंस या जो ये स्टूडेंट आपको एक्सपीरियंस बता रहे हैं या जो आजकल की लॉट आ रही है उनके एक्सपीरियंसेस
आपके साथ शेयर करेंगे और जितना टाइम आप लेना चाहें लें। मैंने आज का लेक्चर तैयार किया हुआ है, आज का लेक्चर अगर आज ना हुआ तो कल भी हमारे पास दिन अवेलेबल है, हम उसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो थोड़ी देर ये बात कर रहे हैं, फिर जहाँ पे आपको मेरी इंटरेक्शन की ज़रूरत हो तो मैं भी अवेलेबल। ओवर टू शेरी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आप लोगों से शहरयार नाम है मेरा, मैं एसोसिएट मेंबर हूँ इंस्टीट्यूट का। और आज इधर आने की वजह यह है कि हम लोग आजकल इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवा रहे थे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो बड़ा ही वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ हमारा स्टूडेंट्स के हवाले से। और मतलब स्टूडेंट्स का रिस्पांस बहुत ही मतलब पैथेटिक का वर्ड हम लोगों ने वहाँ पे यूज़ किया था। और यही हमारे डायरेक्टर फाइनेंस है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनका भी इस पे यही इनपुट था, इवन क्वालिफाइड और फाइनलिस्ट स्टूडेंट्स के हवाले से। तो मेरा यहाँ पे आने का ये मकसद है, मैं टाइम निकाल के सिर्फ अपने ऑफिस से इस वजह से आया हूँ कि जब आप लोग कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप लोगों को तैयार होके जाना चाहिए, प्रिपेयर होके जाना चाहिए। और अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं, जॉब का पढ़ के जाएं कि उसकी जेडी क्या है, कि क्या इंटरव्यूज में क्वेश्चंस किए जा सकते हैं आप लोगों से, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। और हमारा तो मेरा तो बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ है अभी इस हवाले से। तो अच्छा, तो आप लोगों को ये बताने का मकसद है कि जब भी कभी इंटरव्यू देने जाएं तो अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं। यहीं पे आएंगे क्वेश्चंस? हाँ, क्या करेंगे? अच्छा, डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा एंगेज करो ना। ठीक। तो बच्चों, आप लोगों का इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो मेरे से तो ज़रूर पूछिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आया हूँ, आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि इंटरव्यू हुआ हमारे यहाँ पे। और स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड आए थे, जबकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जेडी बता दी गई थी पहले ही कि इस जॉब की ये डिस्क्रिप्शन है और आप लोगों ने ये चीज़ें प्रिपेयर करके आनी है। तो एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी लेना चाहूँगा। आप लोगों का जिसका जो क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है सर से तो बहुत कम है, सर के हम स्टूडेंट भी रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा कोई 7-8 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, मार्केट में है हम लोग। तो अभी एक अकाउंटेंट की जॉब का इंटरव्यू था, और जब आप एक अकाउंटेंट की जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स और ये सारी चीज़ें आनी चाहिए थी। ये अच्छा, इस पे भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि सीवी किस टाइप की होनी चाहिए। सीवी के हवाले से जो ये आपने क्वेश्चन पूछा है ना मेरे से, इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो जॉब डेजिग्नेशन देखें कि जॉब डेजिग्नेशन क्या है। हर जॉब पे एक सीवी नहीं भेजते होते। पहली चीज़ आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर लें कि हर जॉब पे आपने एक सीवी नहीं भेजना। जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देखिए अकाउंटेंट की जॉब डिस्क्रिप्शन अलग है, और जो फाइनेंस का एक्सपर्ट है, फाइनेंशियल मैनेजर्स जो होते हैं, उनकी जेडीज अलग हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट की जेडी अलग है, टैक्सेशन एक्सपर्ट है तो उसकी अलग है, फाइनेंस ऑफिसर जो होता है उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो आप आजकल आसान काम है, मतलब हम लोग तो सजेस्ट करते हैं कि देखें जो सीवी होता है ये आप अपने आप को खुद को सेल कर रहे हैं। तो अगर आप खुद को सही तरह से सेल नहीं कर पाते तो फिर जो है वो कोई आपको क्यों खरीदेगा। सवाल मेरा आपसे ये है कि इफ़ यू कैन नॉट सेल योर सेल्फ, आप अगर अपना एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आप एक प्रोडक्ट हैं और सीवी आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। जब आप मार्केट में मोबाइल लेने जाते हैं तो मोबाइल कैसे लेते हैं, उसके स्पेसिफिकेशंस देखते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि क्या है, फिर उस हिसाब से ही वो आपको हायर करते हैं। तो जब आप लोग मतलब अपने आप को सेल नहीं कर सकते तो मैं आपको क्यों खरीदूंगा। एक मोबाइल जो एक ब्रांड है, वो ब्रांड क्यों है, सैमसंग एक ब्रांड है वो क्यों है, एप्पल एक ब्रांड है वो क्यों है, ब्रांड है। आप खुद को एक ब्रांड बनाएं। आप सीए को देखें, सीए वाले क्यों आपसे एक्सेल करते हैं। आप अपने आप को उसमें अपनी स्ट्रेंथ्स लिखें, सीवी में आपके बारे में एक एक डिटेल होनी चाहिए। अभी रिसेंटली मेरे पास कुछ सीवीज आए थे, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि उस सीवी में उन खातून ने काफ़ी काम किया हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी जो वो काम कर रही थी वो एक्सप्लेन ही नहीं किया हुआ था कि वो क्या काम कर रहे हैं। टोटल 5 पॉइंट्स में उन्होंने अपना काम एक्सप्लेन किया हुआ था जो वो काम कर रही थी जो। और जब हम लोग प्रोफेशनली मार्केट में देखते हैं तो वो सीवी उसी टाइम रिजेक्ट हो गया। हमारे जो डायरेक्टर फाइनेंस थे उन्होंने कहा यार इसने लिखा ही कुछ नहीं है, काम क्या करती है ना, हमें समझ ही नहीं आ रही, तो इसको रिजेक्ट कर दें सीवी को। तो आप अपना स्ट्रेंथ बताएं, आप अपनी काम बताएं जो आप कर सकते हैं, अपने स्किल्स बताएं, ठीक है।
और जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो प्रिपेयर होके जाएं। अभी अकाउंटेंट की जॉब के लिए आप जा रहे हैं और आपको जर्नल एंट्रीज नहीं आ रही, तो आप लोगों को कोई क्यों रखेगा? तो प्रॉपर टाइम पे जाएं, प्रॉपर ड्रेसअप होके जाएं, और अगर आपकी कोई और कमिटमेंट है तो आप पहले क्लियर करें जी कि मेरी ये कोई और कमिटमेंट है, मैं नहीं आ सकता हूँ। तो हमारे यहाँ अभी इंटरव्यूज हो रहे थे, मैंने 2 बजे का टाइम दिया, तो एक लड़के ने मुझे बोला सर जी मैं बाइक ठीक करा रहा हूँ, मैं आज अभी नहीं आ सकता। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा यार आप 2 की बजाय आप 4 बजे आ जाएं। तो आप अपने आप का अपना रीज़न सब कुछ कन्वे करें, और जब आप मार्केट में जाएं तो आपकी कुछ चीज़ें पक्की तैयार होनी चाहिए, जो कि आप एज अ फ्रेशर कैंडिडेट भी आपको आनी चाहिए। ये चीज़ें आप लोग 90% ऑफ द इंटरव्यूज में आपसे यही पूछी जाती हैं। जा सकता है। देखिए आप लोग जब फ्रेश कैंडिडेट हैं, फ्रेश कैंडिडेट में आपने जो जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आपने देखें अकाउंटिंग पढ़ी है, आप लिखते हैं जी कि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है जी। आप ये लिख दें जी कि मुझे जनरल जनरल आता है, लेजर बना सकता हूँ, ट्रायल बैलेंस, लेजर से ट्रायल बैलेंस और फिर उससे बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बना सकता हूँ, मतलब प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मुझे ग्रिप है। कोई एक चीज़ एक पॉइंट आपका ऐसा होना चाहिए जो स्ट्रांग होना चाहिए। आपको कुछ नहीं आता, आपने अकाउंटिंग वीक है, आप लिखें जी कि मेरे बहुत ज़बरदस्त एक्सेल स्किल्स हैं, स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन एक्सेल, ग्रिप ऑन एक्सेल, ठीक है। एक्सेल के फार्मूला सीखें, आप लोगों को फार्मूलाज आने चाहिए। अब हमारे पास इंटरव्यूज में लड़के आते हैं, हम लोग उनसे इफ़ की कंडीशन पूछते हैं, तो बहुत सारों को इफ़ की कंडीशन नहीं आती होती। और मी बीइंग ए प्रोफेशनल मेंबर ऑफ आईसीएमएपी, हमें बहुत दुख होता है अभी, मतलब स्टूडेंट्स की हालत देख के। और आप लोग सर से भी पूछ सकते हैं और आईसीएमए से भी पूछ सकते हैं कि मेरी भरपूर कोशिश होती है कि आईसीएमए का स्टूडेंट मेरे पास आ जाए, बेशक एज एन इंटर्न ही आ जाए, इंटर्नशिप पे आ जाए, कम अज़ कम उसको कुछ मिलता रहेगा और काम सीखेगा। और इंटर्नशिप का बेसिक पर्पस होता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट समझ आए कि ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा होता है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप इंटरव्यू के लिए जब भी जाएं, प्रिपेयर करके जाएं, खुद को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाएं, वेल ड्रेस्ड जाएं। वेल ड्रेस का मतलब ये नहीं होता कि आपने जो है वो लाजमी पैंट शर्ट और टाई पहन के जानी है। आपके कपड़े प्रेस होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए। अब टाई आप अगर एक लगा जाएं, जो टाई आपने सदियों से अलमारी में रोल करके रखी हुई है, वो लगाएंगे तो वो टाई अच्छी लुक ही नहीं देगी। उससे बेहतर है आप टाई ना लगाएं। कम से कम नीट एंड क्लीन लुक आनी चाहिए। बी देयर ऑन टाइम, जो टाइम आपको दिया गया उससे पहले आप पहुंचे। आवाज़ अब आ रही है आप लोगों को मेरी? कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आवाज़ कट हो रही है। तो
आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? ये कोई प्रॉब्लम आ गया था थोड़ा सा। अभी मेरा ख्याल है अब आप लोगों को मेरी आवाज़ आना शुरू होगी होगी वापस। तो ये फ्रेश कैंडिडेट के हवाले से सीवी के बारे में पूछा है, तो इसमें आपने अपनी स्ट्रेंथ्स बतानी है, आपने जो जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उस सब्जेक्ट की कोर चीज़ें बतानी है। जैसे आपने अकाउंटिंग पढ़ी है तो आप बता दें जी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आते हैं, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फिर डबल एंट्री सिस्टम आता है, डबल एंट्री सिस्टम पे काम कर सकता हूँ। और एक्सेल पे काम करें, बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेल पे काम करें ताकि आपको एक्सेल आए। और एक्सेल जो है वो इज़ द की टू सक्सेस फॉर एन अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का या फाइनेंस प्रोफेशनल्स का ब्रेड एंड बटर है एक्सेल आप लोगों का। और एक्सेल पे काम जितना आप लोग कर सकते हैं वो करें ताकि आप लोगों को एक्सेल में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमांड हो। और इंटरव्यू जब देने जाएँ तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होके जाएँ। अभी मैं यही आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों को बहुत सारे मसले मसाइल मार्केट में फेस करने पड़ेंगे। एक्सेल, वर्ड, अकाउंटिंग आपको आती है, आप अकाउंटिंग लिखें। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिन्होंने पढ़ ली हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या एफआर में, वो लिखें जी कि हमें आईएएस आते हैं। और फिर अगर किसी ने ऑडिटिंग पढ़ लिया है तो वो लिख ले जी कि ऑडिट ऑडिट की टेक्निक्स आती हैं मुझे और इंटरनल कंट्रोल्स बनाने आते हैं। और इसके अलावा आप लोग जो है वो लिख सकते हैं जी कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकता हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज़ मेरे से पूछ लें। हाँ, अगर आप लोगों ने ये जो लिखा है कि एमबीए किया है, जिस एक ये स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि जी अगर एमबीए किया हुआ है तो उसका बताएँ। तो आप अपने प्रोजेक्ट का लाज़मी बताएँ कि जी हमने एमबीए किया हुआ है। और इसको ये लिखते ये लाज़मी लिखें, जो-जो आपका प्रोजेक्ट है वो भी बताएँ कि जी ये मेरा प्रोजेक्ट था एमबीए में और फिर मैंने ये किया और फिर मैंने आईसीएमए भी जॉइन कर लिया। और आप लोगों से अक्सर लोग ये भी पूछते हैं मार्केट में कि जी आईसीएमए क्यों जॉइन किया? तो किसी स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता कि उसने आईसीएमए क्यों जॉइन किया। तो इसकी भी रीज़न बताएँ। और प्रोजेक्ट की डिटेल भी जानते हो तो लिखें। हाँ, प्रोजेक्ट की असल चीज़ ये है कि जो आप लिख रहे हैं उसकी डिटेल आप अगर जानते हैं तो तब लिखें। अगर आपको डिटेल नहीं पता, आपने वैसे ही मतलब प्रोजेक्ट एक काम नहीं किया। चीज़ काम नहीं किया, काम किसी और ने किया है, तो फिर आप उसको मत लिखें क्योंकि आप उसमें फँस जाएँगे। हमारे पास इस तरह भी एक दफ़ा हो चुका है कि बीएस अकाउंट्स एंड फाइनेंस की एक स्टूडेंट आई थी हमारे पास और उन्होंने आके कहा जी कि मैं रिसीवेबल पे वर्किंग कर रही हूँ। तो जब वो रिसीवेबल पे वर्किंग कर रही थी तो हमने उससे पूछा जी कि रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होती है और टर्नओवर डेज़ क्या होते हैं? तो उसको नहीं पता था। तो इस तरह जो है ना वो काम इस तरह का मत करें, अगर काम आता है तो लिखें, अगर नहीं आता तो मत लिखें। इसके अलावा एक्सेल के हवाले से आपको सर ने कोई लिंक सेंड किया हुआ है, आप लोग उसको लाज़मी देखें और उस पे काम करें। एक्सेल पे जितनी ग्रिप बना सकते हैं बना लें, क्योंकि मार्केट में अगर आपके पास अपने आप को सेल करने के लिए कुछ नहीं है तो एक्सेल है। आप उसको सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। और एक और चीज़ ये है कि अपना एटीट्यूड डाउन टू अर्थ रखें। जो ऑफ़र आपको मार्केट में आती है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप आईसीएमए क्वालीफाई करते साथ जो है जाके सीएफओ बन जाएँगे। सीएफओ बनने के लिए मार्केट में बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें देखनी पड़ती हैं, वो देखने के बाद आपको जो है वो जॉब मिलेगी अच्छी। तो आप पहले एक लेवल से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने भी एज़ एन इंटर्नी स्टार्ट किया था। मैंने 2011 में पीटीसीएल में इंटर्नशिप की थी और मैं वहाँ पे उस इंटर्नशिप में फ़ोटोकॉपी और स्कैनिंग करता होता था। तो कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता। कल को आप किसी इदारे में सीएफओ बन जाएँगे तो आपको ये भी काम आना चाहिए, फाइलिंग भी आनी चाहिए, हर काम आना चाहिए। चलें किसी इदारे में नहीं, आप अपना बिज़नेस शुरू करेंगे अगर, तो आपको ये काम नहीं आता तो आप लोग अपने बिज़नेस में भी फ़ेल हो जाएँगे। आपको जर्नल एंट्रीज़ नहीं आती तो आप अपने बिज़नेस में कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे हर चीज़ की? तो किसी स्टूडेंट का कोई और क्वेश्चन है इस हवाले से तो लाज़मी पूछ लें। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से आया हूँ कि आप लोगों को ये सजेशन दे सकूँ कि प्लीज़ पढ़ के जाया करें इंटरव्यू के लिए। वहाँ जाके आप लोग अपनी तो चलें बदनामी कराते ही हैं, आप अपने टीचर्स की भी बदनामी कराते हैं और आप अपने इंस्टीट्यूट की भी बदनामी कराते हैं। अभी कोई मतलब आपसे इंटरव्यू लेगा और वो आपसे ये पूछेगा कि मतलब आपने किससे पढ़ा है? आप जब गलत बताएँगे तो आपसे पूछेगा आपने किससे पढ़ा है? तो उसमें फिर जो है वो सर की भी बेइज़्ती है और हमारी भी बेइज़्ती है। और एक इंटर्नशिप के लिए किन ऑर्गेनाइज़ेशन में अप्लाई करना चाहिए? जिस ऑर्गेनाइज़ेशन में इंटर्नशिप आए आप उसमें अप्लाई कर दें। क्योंकि एक जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि मैं बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन में जाऊँगा या मैं छोटी ऑर्गेनाइज़ेशन में जाऊँगा, कोई ऑर्गेनाइज़ेशन बड़ी नहीं होती, कोई ऑर्गेनाइज़ेशन छोटी नहीं होती। और काम जो है वो आप खुद सीखते हैं और काम करते हैं। इंसान की जो वैल्यू है वो डिमांड उसकी काम से होती है। तो बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन में जाएँगे इंटर्नशिप पे तो एक छोटे डिपार्टमेंट में ही रहेंगे या आपको इंटर्नशिप जो मिलेगी वो कुछ वीक्स की मिलेगी
और उसमें जो है वो आप कुछ वीक्स इंटर्नशिप करने के बाद वो आपको जो है ना, क्या होता है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने OGDCL में जब इंटर्नशिप की तो वहाँ पे 6 वीक्स की वो अनपेड इंटर्नशिप कराते थे। तो वो क्या होता है कि आपको एक एक वीक एक एक डिपार्टमेंट में रोटेट करते हैं, तो आप एक वीक में एक डिपार्टमेंट का क्या सीख सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। और ये जो सवाल पूछा एडवर्टीजमेंट का, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इंटर्नशिप एडवर्टाइज करती हैं। जैसे ये जोंग है, मोबिलिंक है, ये लोग भी हायरिंग जब करते हैं तो ये FTO हायर करते हैं, फाइनेंस एंड टैक्स ऑफिसर या फाइनेंस ट्रेनी ऑफिसर। और हमारा जो इदारा है जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, यहाँ पे MTO हायर किया जाता है, जिसे मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर कहा जाता है, और आगे कैटेगरी आती है फाइनेंस की। तो इंटर्नशिप्स को डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। और PTCL वाले भी एडवर्टाइज करते हैं, ये 1 ईयर होता है, लीडिंग टू जॉब होता है, सब्जेक्ट टू योर परफॉर्मेंस। इसी तरह अटक पेट्रोलियम वाले भी एडवर्टाइज करते हैं। और ये जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं ये एडवर्टाइज करती हैं, ये MTO रखती हैं, और MTO से लीडिंग टू जॉब प्रोग्राम होता है इनका। तो आप लोगों ने रिपोर्टिंग पढ़ी है, आप उसमें लिखें जी कि हमें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, लेकिन तब लिखें कि जब आपको आते हो। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप जो है, अभी मैंने 2 लड़के रखे हैं यहाँ पे, तो मेरे पास 2 की ही गुंजाइश थी मेरे डिपार्टमेंट में, जिस पे मेरा असर और रसूख भी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ICMA के स्टूडेंट्स हैं। और मेरे पास जितने इंटर्नीज आज तक आए हैं उसमें से 90% इंटर्नीज ICMA के होते हैं, पहली चीज़। और दूसरी बात यह है कि 95% या 99% इंटर्नीज की बाहर जॉब हो जाती है मेरे पास जो इंटर्नशिप करते हैं। तो बाकी ये है कि आप लोग अभी जब हमारे पास वैकेंसी, मेरे पास बहुत सारा CV बैंक बना हुआ है, बहुत बड़ा, मैंने अपना भी बनाया हुआ है। हमारे पास जो वैकेंसी, जो इंटर्नशिप आती है, हम उसमें बुला लेते हैं स्टूडेंट्स को। आप लोगों को मैं अपना ईमेल कोशिश करूँगा शेयर कर दूँगा। तो वो जो है आप फिर मुझे ईमेल कर दीजिएगा CV। बाकी ये है कि आप लोग एक चीज़ और, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था टैक्सेशन। मैंने आज से 4 साल पहले ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी एज असिस्टेंट मैनेजर टैक्सेशन। तो उस टाइम मेरा टैक्स का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था टैक्सेशन में। तो मेरे से इंटरव्यू में भी उन्होंने यही सवाल किया था कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो अकाउंट्स का और टैक्स का बहुत कम एक्सपीरियंस है, तो आप टैक्स सीख लेंगे। तो मैंने उनको फिर ये बात कही थी कि सर मैंने अकाउंट्स भी जब ज्वाइन किया था तो मैं फ्रेश था और मैंने अकाउंट्स सीखे हैं, तो मैं टैक्स भी सीख लूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम ये अच्छी जो है वो लर्निंग भी हो चुकी है और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हूँ। आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखें कि आप फाइनेंस में जाना चाहते हैं। फाइनेंस में क्या होता है, फाइनेंस में होती है बजटिंग, प्लानिंग, कैपिटल बजटिंग, कि आपने आगे कोई प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट अप्रेजल। करना है या नहीं करना, प्रोजेक्ट अप्रेजल, ये फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें हैं। इसी तरह अकाउंट्स है, तो अकाउंट्स जो है वो प्योर अकाउंट्स है, मतलब आपने उसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, अकाउंटिंग। कुछ जगहों पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही जो है वो आगे अकाउंट फाइनलाइज करके रिपोर्टिंग भी कर रहा होता है, और कुछ जगहों पे रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट अलग होता है। तो अगर आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में जाना चाहते हैं तो रिपोर्टिंग भी चूज़ कर लें, जो आपका इंटरेस्ट है वो चूज़ करें। तो अ, अभी चलें, पोस्ट भी मैंने बता दी है कि मैं असिस्टेंट मैनेजर टैक्सेशन के तौर पे जॉब कर रहा हूँ। और एक अच्छा इदारा है, ग्रुप ऑफ कंपनीज है, वहाँ पे टैक्सेशन जो है देखता हूँ। और इसके अलावा ऑडिट की ऑप्शन है, आप इंटरनल ऑडिट में जा सकते हैं। और एक मेरा आप लोगों को और मशवरा है, जो गवर्नमेंट जॉब वाले जो हजरात हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आप लोग जो है ना, अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आप लोग इसका जो है वो ICMA छोड़ दें। मैं आपको पहले एक दफ़ा फिर से बता रहा हूँ, ये मैं पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूँ कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं वो ICMA छोड़ दें। अगर आपने, मतलब यही मोटिव है, क्योंकि अभी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी छोटे लेवल की, जैसे ये सर कर रहे हैं इस तरह की कोई कंसल्टेंसी सर्विस देना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है। तो अपनी फील्ड चुने, आप लोगों के बहुत सारी फील्ड्स हैं, फील्ड फाइनेंस की है, अकाउंट्स की है, टैक्स है, कॉर्पोरेट लॉ है। लॉ के लोग नहीं मिलते। फिर टैक्स के अंदर भी 2 फील्ड्स हैं, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स अलग है। तो आप कस्टम्स में भी जा सकते हैं। ये 3 चीज़ें हैं, आप लोग ये चूज़ कर सकते हैं। फिर कॉर्पोरेट लॉ के लोग नहीं मिलते, बहुत कम लोग होते हैं जो कॉर्पोरेट लॉ समझते हैं। तो कॉर्पोरेट लॉ में सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस आ जाती हैं, एज अ कंपनी सेक्रेटरी जा सकते हैं। ICMA वाले CSS का एग्ज़ाम बिल्कुल दे सकते हैं, और इसके लिए जो है वो आप अकेडमी ज्वाइन करें, लेकिन क्वालिफाई करने के बाद।
फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू क्वालिफाई, आप क्वालिफाई करें और CSS करें। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो सिर्फ CSS करें, ये छोटी-मोटी जॉब से मत जाएँ। और बेस्ट फील्ड के हवाले से किसी बच्चे ने पूछा है तो वो ये है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप वो फील्ड आपके लिए बेस्ट है। मतलब जिसमें आप अपने आप को समझते हैं जी कि मैं इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, तो वो बेस्ट है। मैंने जब करियर स्टार्टिंग में था तो मुझे ऑडिट में बहुत इंटरेस्ट होता था और मुझे टैक्स में इंटरेस्ट होता था। अभी टैक्स पे ही काम कर रहा हूँ और टैक्स ही करता हूँ। तो इसके अलावा आप इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। जो लोग बैंकिंग में जाना चाहते हैं, वो बैंकिंग में जा सकते हैं। जो टीचिंग करना चाहते हैं, वो लोग टीचिंग भी कर सकते हैं। आप लोगों को ICMA की बेस पे वो बहुत से लोगों को टीचिंग की जॉब्स मिल जाती हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, आप टीचिंग भी कर सकते हैं। मैं खुद भी टीचिंग करता रहा हूँ ICMA की बेस पे विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे, और टीचिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। और जो PhD करना चाहते हैं उनको पहले ये मशवरा है कि अच्छी यूनिवर्सिटी से किसी से MS करें, MS करके फिर PhD करें और PhD फिर फ़ौरन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करें। स्कॉलरशिप मिल जाती है, MS करें, MPhil MS करें फाइनेंस या अकाउंट्स में करें, और ये अच्छी यूनिवर्सिटियाँ कराती हैं इधर, उनसे करें और फिर आप कोशिश करें कि आपको PhD में बाहर किसी जगह पे स्कॉलरशिप में एडमिशन मिले। तो अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट चुनें, बैंकिंग में जाना चाहते हैं, बैंकिंग में जाएँ, लीज़िंग है, लीज़िंग में जा सकते हैं, आप लोग अपनी कंसल्टेंसी कर सकते हैं। आप काम सीखें, प्रैक्टिकल एक्सपोज़र लें और उसके बाद जो है वो काम करें। प्रैक्टिकल एक्सपोज़र के बाद अपनी कंसल्टेंसी शुरू कर दें। तो निशान साहब, आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द बेनिफिट आफ्टर ICMA ना, PhD करने का आफ्टर ICMA क्या बेनिफिट है? बेटा, आपने जो भी काम करना है ना, वो नॉलेज हासिल करने के लिए करो, डिग्री हासिल करने के लिए नहीं। ठीक है? डिग्री आपको नॉलेज दे, अगर आपको वो नॉलेज नहीं दे रही, सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है, तो फिर उस डिग्री का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप अपने आप की स्किल्स आइडेंटिफाई करें कि मैं न्यूमेरिकली अच्छा हूँ, मैं थ्योरेटिकली अच्छा हूँ, मैं कंप्यूटेशन वाइज अच्छा हूँ, मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट है। तो जैसे इंश्योरेंस के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस में आप एक्चुरिस्ट बन सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा तनख्वाह है ना, एक्चुरियल्स की हैं। वो एक्चुरिस्ट की है। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं, ये सारे फील्ड्स आपको इसलिए बताए जा रहे हैं कि आप हो सकता है कि आपके फादर, आपके भाई कोई जिन फील्ड्स के हों, आपको थोड़ी सी उससे इंटीमेसी हो जाती है। बैंकिंग में आपने प्रोग्रेस करना है तो बैंकिंग डिप्लोमा कराता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स ऑफ पाकिस्तान। मैंने ये एज ए नॉन बैंकर किया हुआ है। इसके अलावा हम कॉर्पोरेट लॉस की बात कर रहे थे, कॉर्पोरेट लॉस के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज ऑफ पाकिस्तान अवेलेबल है। ICSP। आप उसकी बेस पे कंपनी सेक्रेटरी किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लग सकते हैं। एंड कंपनी सेक्रेटरी इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट सैलरी जो किसी कंपनी में दी जाती है। ऐसे MD के बाद, CFO के बाद सबसे जो हाईएस्ट सैलरी है वो कंपनी सेक्रेटरी की है। इस तरह हमने आपसे बात की अकाउंट्स में और ऑडिट में अगर आपने जाना है तो ICMA करने के बाद आप इंटरनेशनल जैसे ACCA के साथ अभी हमारी ICMA की एफिलिएशन हो रही है, आपको ACCA की डिग्री मिल जाएगी जिससे आपको यूरोप और मिडिल ईस्ट में फुल एक्सेस मिल जाएगी विद ऑडिट राइट्स। इसके अलावा आप लीजिंग करें, कंसल्टेंसी करें, टैक्स में इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कस्टम, जिस फील्ड में आप जाना आपको लगता है कि ना ये फील्ड में स्ट्रांग हूँ, और इसमें अगर आपको इसके कुछ फीचर्स चाहिए कि ये फीचर मेरे पास होना चाहिए, तो आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं, इसको मैं कैसे पॉलिश करूं एंड सो। बिल्कुल, आपको जो स्किल, मतलब आप टैक्स में जाना चाहते हैं तो जो स्किल आपको चाहिए आप मेरे से गाइडेंस ले लें। आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या स्किल्स चाहिए आप ये सर से पूछ लें। फाइनेंस में जाना चाहते हैं, ज़ीशान साहब आप टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर बनने के लिए मेरी लेक्चरर बेसिकली लेक्चरर लेक्चरर बनने के लिए मेरी आपको ये सजेशन होगी कि आप सबसे पहले MPhil करें या MS करें फाइनेंस में, और फिर अपना PhD कैरियर परस्यू करें और उसके बाद आगे जाएँ आप। तो इस तरह से करके इसको चलें, ये स्टेप वाइज़ एक प्रोसेस होता है। तो मेरी सजेशंस जो है वो अगर स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछें कि फ़ील्ड कौन-सी चुननी चाहिए, तो फ़ील्ड वो चुननी चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। आपको अकाउंटिंग, कुछ लोगों की कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छी होती है, कुछ की फाइनेंशियल अकाउंटिंग अच्छी होती है। तो जिनकी फाइनेंशियल अच्छी है वो फाइनेंशियल साइड पे जाएँ, जिनकी कॉस्ट अच्छी है वो कॉस्ट साइड पे जाएँ। कॉस्ट अकाउंटेंट्स की जॉब्स आती हैं इंडस्ट्रीज़ में, वो है प्रेफ़रेबल है। तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, जिसको चाहिए होगा ले लें मेरे से और मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये ज़ीशान साहब ने MPhil कर लिया है तो आप फिर ज़ीशान साहब आपका MPhil कंप्लीट है तो आप PhD करने के लिए कोई स्कॉलरशिप ट्राई करें। आजकल इटली की भी आती हैं स्कॉलरशिप्स। मेरे पास एक इंटर्न था, उसने हमारे पास ही जो है वहाँ रहते हुए उसने MPhil किया, और MPhil के बाद उसकी एक जगह हमने हमारे पास ही जॉब करवा दी थी। तो वो फिर वहाँ से छोड़ के आज इटली में जो है वो PhD कर रहा है अपनी ना, उसका वहाँ इटली में होता है आजकल वो। तो इटली का तो ये केस मेरे सामने है। एक हमारा दोस्त वो साउथ कोरिया में है, वो भी है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर आते जाते हैं।
तो कोशिश ये करें कि पीएचडी के लिए बाहर जाएं और फिर वापस आके अपने मुल्क की खिदमत करें, ये ना हो कि बाहर जाएं तो वहीं रह जाएं। तो दिस ईयर फ्रॉम यूसीपी ये हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं। लेकिन आप तो जैसे इस्लामाबाद में जॉब सजेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद के हवाले से जो स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, हमारा जो आईसीएमपी का जो नेटवर्क है ना, ये पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। तो हमारे पास जॉब्स दूसरी सिटीज़ की आती हैं, लेकिन कराची बेस्ड जॉब्स जो हैं वो मेरे पास कम आती हैं। हमारा जो ज़्यादा लिंक है, जो ज़्यादा सर्कल है, ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका सर्कल होता है उसमें जॉब पहले आती है आपके पास। लेकिन हमारे पास बहुत सी जॉब्स कराची बेस्ड भी आती रहती हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट कराची का है या लाहौर का है, मैं जिस ग्रुप में जॉब करता हूँ, हमारे 3 प्रोजेक्ट्स 4 लाहौर में भी हैं। तो लाहौर बेस्ड भी जॉब्स आती हैं, फैसलाबाद की भी आती हैं, वहाँ पे भी प्रोजेक्ट है हमारा। तो इस तरह से तो काफ़ी जॉब्स आती रहती हैं। जहाँ कहीं भी होगी मैं सीवी यहाँ से ये जो आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, ये नीचे परवेज़ वाला जो है, तो मैं इनसे लेता हूँ। तो आप अगर इनको भेज दें या सर नवीद को भेज दें सीवी, तो लेकिन सीवी अच्छा बना होना चाहिए और किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास एक दफ़ा ऐसे सीवीज आए थे कि वो दोनों कॉपी पेस्ट थे, दोनों लड़कों का स्कूल भी सेम था, दोनों का कॉलेज भी सेम था, दोनों की यूनिवर्सिटी भी सेम थी, आईसीएमए में थे फिर उसके बाद। तो दोनों ने अपना ऑब्जेक्टिव भी सेम लिखा हुआ था। तो कम अज़ कम इस तरह से ना हो, सीवी जो भेजें कॉपी पेस्ट ना हो, या अगर कॉपी पेस्ट भी है 2 लोगों का तो वो एक जॉब के लिए मत भेजें। एक जॉब के लिए भेज रहे हैं तो अलग-अलग भेज दें, कहीं और से कॉपी कर लें। आपको नेट पे बहुत से टेम्पलेट्स मिल जाएँगे, आप वहाँ से कॉपी कर लें। तो हम लोग तो सिखा ही सकते हैं आप लोगों को, आप हमारे लिए छोटे बहन-भाइयों की तरह हैं। मैं आईसीएमए के हर स्टूडेंट को, हर मेंबर को अपना छोटा भाई समझता हूँ, और आप लोगों को जब भी किसी को कोई इश्यू हो, आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मेरे से पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा। हाँ, एग्ज़ाम्स की टिप्स। चलें अब एग्ज़ाम्स की भी थोड़ी-सी मैं आप लोगों को टिप्स दे दूँ। कुछ लोग जो है ना, वो जब रिज़ल्ट आता है ना, तो वो सबसे पहला जो चीज़ होती है वो ये होती है, उनकी नाराज़गी हो जाती है इंस्टीट्यूट से। रिज़ल्ट देखते साथ वो कहते हैं जी कि हमें इंस्टीट्यूट ने फ़ेल कर दिया। ये आप लोगों में से कितनों के साथ ही होता है? क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, मतलब सबको हर चीज़ समझ आ रही है और सारे खुश हैं मेरे से। तो आप लोगों में से कितने लोग जो हैं वो फ़ेल होते ही इंस्टीट्यूट को ब्लेम करते हैं? ज़रा मुझे इसका जवाब तो दें। अन्ना मफीज़ रेज़्ड हैंड। बेटा क्वेश्चन करें, Q&A के थ्रू करें। ये Q&A के थ्रू क्वेश्चन करें, आप लोग क्वेश्चन भेजें मुझे। आपने इस पे रेज़ हैंड किया, मतलब आप इंस्टीट्यूट को ब्लेम करती हैं कि इंस्टीट्यूट की वजह से आप फ़ेल हुई हैं। ऐसा कैसे होता है? आप अपना पेपर रीचेक करवा लें। जिन स्टूडेंट्स को ये इशू है वो अपना पेपर रीचेक करवाएं। अभी फर्स्ट टाइम भी है ना, बच्चे स्टेज 4 में आते हैं डायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट 4 में जो आते हैं वो भी है। अच्छा, हमारा कुछ का पेपर्स का एक्सपीरियंस नहीं है। जिनका पेपर्स का एक्सपीरियंस नहीं है उनको मैं टिप्स भी दे दूंगा। लेकिन एक सबसे पहली जो मेरी टिप है वो ये है कि आपने, अगर अल्लाह ना करे आप लोगों में से कोई पेपर में फेल हो जाता है, तो खुदारा इंस्टीट्यूट को ब्लेम ना करें, और जो है वो आप खुद पे ब्लेम लें। आपकी अपनी गलती होती है, कभी इंस्टीट्यूट फेल नहीं करता। इसमें मेरा क्वालिफाई हुआ था सर। नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चीजें एक्सप्लेन करनी है तो करा दें। ठीक है, दिखा दें पेपर। बेटा ये आप देखोगे जब एग्जाम में कुछ पेपर आएगा ना, तो ये पेपर होगा और ये इसकी कुछ टिप्स लिखी होती हैं शुरू में। अच्छा, एग्जाम में जब पेपर आएगा ना, तो सबसे पहली टिप जो मैं आपको दूंगा, जो जिस तरह मैंने, जिस सारे जानते हैं, मैंने 3 साल में आईसीएमए क्वालिफाई किया है, और मेरा जो एक पेपर था उस पर 4 अटेम्प्ट लगी हैं, सिर्फ एक ही पेपर था जो फेल हुआ था, बाकी कोई पेपर मेरा फेल नहीं हुआ। तो आप लोग जो है ना वो मेरे से इस हवाले से भी थोड़ी बहुत गाइडलाइंस ले सकते हैं। तो जो पेपर आपका क्या लिखा है जी, सीनियर्स मिस गाइड करते हैं कि पेपर ये वाला पास नहीं होता। सीनियर्स आपको हमेशा जो है ना वो गलत मशवरे देंगे। मैं जब नया नया आया था तो मुझे भी सीनियर्स ने यही कहा था कि ये पेपर तो कभी पास नहीं हो सकता, ये पेपर पास नहीं होता। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 3 सब्जेक्ट्स आईसीएमए में, एफआर, एफएम और एसएमए, ये 3 पेपर्स आपका ये समझ लें कि 65% या 70% आईसीएमए है। ये 3 पेपर पास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेहनत से पास होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, आपका बिल्कुल सब ओके होगा, तो आप पास कर देंगे। बेसिक जो चीज़ है ना, आप अगर, एक ना हमारे सर थे वो कहते होते थे कि इस टॉपिक के ना 40 कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है? तो अगर आप इसके 40 सवाल करेंगे ना, तो आपके 40 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप 40 सवाल की प्रैक्टिस कर लें।
तो मैंने एक दो उनको ये बात कही थी कि अगर ये 40 सवालों में वो 40 कॉन्सेप्ट ना आए तो मेरा एक आधा कॉन्सेप्ट बीच में से रह जाएगा, और वो यही हुआ था कि वो रह गया था, और फिर फिर भी अल्लाह का शुक्र है पेपर मेरा किसी ना किसी तरीके से पास हो गया था। तो कॉन्सेप्ट, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें। complaining the field, but this will be the first attempt for MA and FA project. I'm very disappointed after reading comments of people who. अच्छा, जो फिर निशान साहब, अभी हम पढ़ चुके हैं रेलेवेंट कॉस्ट, और उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। आपके कंट्रोल में क्या चीजें हैं? आपकी अपनी स्किल, आपकी अपनी मेहनत, आपकी अपनी तवज्जो, आपका अपना वे ऑफ स्टाइल ऑफ स्टडीइंग, और हाउ टू अपीयर इन द पेपर, कैसे पेपर को सॉल्व करना, एंड सब कुछ ये चीजें आपकी सक्सेस में काउंट करेंगी। रादर देन कि आप मार्केट को देखते रहें, आप दूसरे सीनियर स्टूडेंट्स को देखते रहें, और वो जो पढ़ेगा नहीं। आपने मेरे साथ अभी पूरा सेमेस्टर गुजार लिया है, और आपने देख लिया है अभी कि हमने कितनी चीजों को जाके कितने निटी-गिटीज के साथ समझा, और कैसे हमारा चैप्टर एक डेवलप होता था, और कैसे जाके हम उसको एड्रेस करते थे, और हमने कॉन्सेप्ट सीखे। और आज भी हमने आके 2 कॉन्सेप्ट सीखे हैं, और अभी भी मैंने यहाँ पे 2011 का भी क्वेश्चन रखा हुआ है, 2020 का भी क्वेश्चन रखा हुआ है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हटके स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि आपको जरा एडवांस लेवल के क्वेश्चन आए हुए होंगे, तो आप एमए के लेवल के क्वेश्चन कर लेंगे। दिस इज द स्टेज 6 क्वेश्चन, और मैं आप स्टेज 4 में आपको स्टेज 6 से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इसलिए करवा रहा हूँ कि आप के अंदर कॉन्फिडेंस आए, आप इन चीजों को ओवरकम करें। आपने इन लोगों को नहीं सुनना भाई, जो कभी क्लास में ना आया हो। अभी भी देखें, राइट नाउ मेरी जो अटेंडेंस आ रही है ना, 18 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, 3 तो पैनलिस्ट हैं, सिर्फ 15 स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। जब ये सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था तो मोर देन 150 मेरे पास स्टूडेंट्स होते थे। वो बाकी सारे कहाँ गए? उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कल पेपर में अपीयर होंगे और फेल हो जाएंगे, और ब्लेम करेंगे मुझे और आईसीएमए को। बेटा, जिसने 100% अटेंडेंस दी है ना, 100% अटेंडेंस, ये शरीर इसका गवाह है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वो कभी फेल नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्लास में बैठे, क्लास में बैठ के, अच्छा स्टूडेंट्स कहते हैं जी कि हमने क्लास में बैठ के भी गपशप लगानी होती है, ये करना होता है, वो करना होता है। मैंने एक चीज नोट की, आप क्लास में बैठे हैं, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पॉइंट चला ही जाता है। बेशक आप गपशप लगा रहे हैं, आप केयरलेस हैं, आपका ध्यान नहीं है। तो अब आता हूँ मैं आपको पेपर अटेम्प्ट करने की टिप्स की तरफ। तो जब पेपर आपके सामने आता है ना, सबसे पहले एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि पेपर में पैनिक नहीं करना। पहली चीज जो है वो ये है कि आपने पैनिक नहीं करना, आपने खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। बेशक से आपको पेपर देख के ये लग रहा है जी कि ये पेपर मुझे नहीं आता, आपने फिर भी पैनिक नहीं करना। खुद पे एतमाद रखें, कॉन्फिडेंस रखें कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। पहली चीज़ तो ये होगी। सेकंड चीज़ ये है कि मेरा थोड़ा सा वे ऑफ स्टडिंग डिफरेंट होता है। वो ये है कि आपका जब पेपर है, सुबह मॉर्निंग में पेपर है, तो रात को कुछ मत पढ़ें आप, बिल्कुल भी मत पढ़ें। रात को जो आप पढ़ते हैं वो आपका सारा काम खराब कर देता है। आप पेपर से 12 घंटे पहले अपने आप को फ्री रखें, और जो लास्ट 12 आवर्स हैं आप उसमें अपनी नींद पूरी करें। पेपर देने से पहले आपकी नींद पूरी होना इंतहाई ज़रूरी है, कि जब आपकी नींद नहीं पूरी हुई होती तो आपका पेपर में जो है वो दिमाग सही तरह से काम नहीं करता है। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें, पॉइंट्स आप अपने जहन में रखें। अल्लाह ताला से दुआ करके घर से निकलें सुबह, कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे। और जब आप पेपर देने आएँ तो आप जो है वहाँ पे बैठ के पेपर लें। और ये जो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम होता है, ये आपको रीडिंग के लिए दिया जाता है, ये आपको बातें करने के लिए नहीं दिया जाता। तो आप ये ऊपर एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम, ये भी सर ने हाईलाइट भी कर दिया है। तो ये जो टाइम है ये आपको रीडिंग के लिए दिया जाता है। आप इसमें 15 मिनट में पेपर पढ़ें, ना कि इधर उधर देखें, दूसरे से पूछें कि तुझे कौन सा सवाल आता है, मुझे तो ये वाला नहीं आता। इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जब पेपर आता होता था तो मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम होता था, उस 15 मिनट में सिर्फ पेपर पढ़ता था, और पेपर पढ़ के उस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं वो अंडरलाइन कर लेते थे, और पेपर टारगेट कर लेते थे। टारगेट इन द सेंस ऐसे कि 90 मार्क्स का पेपर है, तो मैंने कभी भी पेपर ये सोच के स्टार्ट नहीं किया कि मैंने 90 का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। मैंने टॉप के जो 75 मार्क्स हैं, यानी जो 75 नंबर का पेपर मुझे बिल्कुल ठीक आता है 75 मार्क्स का, मैं वो उठाता था। उसको देखता था कि यार ये सवाल है, ये 20 मार्क्स का है, ये मुझे बिल्कुल ठीक आता है, ये मैंने पहले करना है। ये सवाल है, ये 10 मार्क्स का है, ये मुझे सेकंड नंबर पे आता है, ये मैंने सेकंड नंबर पे करना है। तो हाँ, पेपर आपने अटेम्प्ट पूरा करना है, ये आप ज़हन में रखिएगा। ये ना हो कि आप कहें जी कि सर ने कहा था कि 75 का करना है तो छोड़ के आ जाओ, ऐसे नहीं। आपके पेपर में पहला ये जो पॉइंट लिखा है, ये देखिएगा कि ये लिखा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। पहले ऐसे नहीं लिखा, बिल्कुल
ये पहले पे ऐसे ही नहीं लिखा उन्होंने, और इसके भी जो है वो इफेक्ट होता है इसका। इससे क्या होता है कि आपका जो है वो सॉरी, इससे ये होता है कि आप लोगों का जो है वो पेपर जब अटैम्प्ट ही पूरा नहीं होगा तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो बेशक से जो सवाल नहीं आता उसमें कुछ कोशिश करें, कुछ ना कुछ लिख के आएँ। लेकिन एक और जो मैं आपको बात समझाऊंगा वो ये है कि बिल्कुल जो ये हो कि ऑपोजिट कॉन्सेप्ट ना इम्प्लीमेंट करके आया करें, खुद से कुछ मत किया करें। इंस्टीट्यूट आपको कभी जान के फेल नहीं करता। आप लोग ये मत सोचा करें कि इंस्टीट्यूट ने जान के फेल कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता। फेल स्टूडेंट हमेशा अपनी गलती से होता है। 90 मार्क्स का आपका पहले थ्योरेटिकल 10 एमसीक्यूज आते हैं, 90 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर होता है। ये लिखा हुआ है, ये देख लें। आपके क्वेश्चन नंबर 1 इज एमसीक्यू पॉइंट नंबर 7 पे जो स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है, ये आप ये देख लें कि ये यहाँ पे ये आ रहा है, तो आप इसको देख लें। और इसमें 1 मिनट सर, आप जरा कंटिन्यू करें। 1 मिनट में आया ब्रेक। जी बच्चों, आपके साथ ये डिस्कशन चल रही है। आंसर अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस हो गया। आंसर मस्ट बी नीट, रेलेवेंट एंड ब्रीफ। अगर अभी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हुई ड्यू टू कोरोना तो फिर तो चलो कंप्यूटर बेस्ड है, लेकिन अगर आपके पास राइटिंग में हुआ तो आंसर क्या होना चाहिए? नीट, रेलेवेंट एंड ब्रीफ। तो बेटा जिस तरह मैं आपको समझाता रहा हूँ, पहले भी एक दफा डिस्कशन की है कि आपने ये नहीं करना कि पहले रफ वर्क कर रहे हैं फिर नीट वर्क कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं है। यहाँ पे देखो कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है। राइटिंग टाइम आपके पास अवेलेबल है 2 hours 45 minutes फॉर दीज 90 मार्क्स। ठीक है, यानी कि तकरीबन 3 घंटे अवेलेबल हैं, 180 मिनट्स, और मार्क्स है 90। हर एक मिनट के लिए आपके पास 2 मिनट है। ठीक है, उस 2 मिनट के अंदर आपने उसको अटेम्प्ट करना है। और इसके बाद नीट, रेलिवेंट एंड ब्रीफ में क्या होगा? जिस तरह आप लोग अगर देखते हो अपने क्लास फेलोज में, कई होते हैं बड़े अच्छे, वो डिफरेंट कलर्स के मार्कर यूज कर रहे हैं और राइटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, वो चीजें भी ठीक हैं, लेकिन अंदर जो चीज लिखी है वो टू द पॉइंट होनी चाहिए। ये नहीं कि कहानी वहां से शुरू की वहां से शुरू की, ये नहीं। जो पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है उसकी सिर्फ अगर आप हेडिंग भी लिखाएंगे ना, बिलीव मी आप पास हो जाएंगे, लेकिन टू द पॉइंट लिखें। इन मार्किंग द क्वेश्चन पेपर, the examiners take into account clarity of exposition, logic of arguments, effective presentation, language, and use of clear diagram, chart where appropriate. अब हमने कल ही क्लास में ब्रेक इवन के चार्ट, डायग्राम्स वगैरह देखे थे। अब वो जिस तरह लाइनें लगी होती हैं, ये हो रहा होता है, आपको ये डायग्राम बिल्कुल क्लियरली करके वहां बनानी है और फिर उसको एक्सप्लेन भी करना है। रीड द सेक्शन प्रिंटेड इनसाइड द टॉप कवर ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। आंसर स्क्रिप्ट में बताया गया होगा कि आपने इधर कुछ नहीं लिखना, रोल नंबर नहीं लिखना एंड सो ऑन, वो तो आपको सबको एग्जाम आपने दिए हुए। और पहला जो क्वेश्चन होता है ना बेटा, जब आपका राइटिंग में होगा तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, वो 10 नंबर का होता है, वो सेपरेट होता है एंड सो ऑन। हाँ शरियाना है, काम करो, 5 मिनट में दे देंगे। अच्छा बेटा, इस दौरान ना हम एक जो क्वेश्चन आया हुआ है हम अटेम्प्ट करते हैं। दैट इज फ्रॉम स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक है, उससे मैंने क्वेश्चन शॉर्ट लिस्ट किया है। दैट इज एट पेज नंबर 158, ओके, ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम यहाँ से पहले क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ठीक है बेटा, अभी ऐसा करते हैं ना, आप नमाज की ब्रेक ले लो, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद हम ये जो हमारे पास आए हुए रिसोर्स पर्सन, इनके साथ भी डिस्कशन कर लेंगे और पास पेपर्स भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी नमाज की ब्रेक ले लेते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वापस आ चुके होंगे स्टूडेंट्स। तो मैं आप लोगों को बता रहा था पेपर अटेम्प्ट करने की टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, तो टिप्स में सबसे पहली टिप जो मैंने 3 आपको बताई थी वो ये थी कि आपने पैनिक नहीं करना और ख़ुद पे भरोसा रखना है, और जो 15 मिनट है उसमें पेपर पढ़ना है बैठ के। और पेपर में कोशिश कीजिए कि पेपर में भी टाइम से पहले ही आया करें, वहाँ जाके बैठ जाया करें जब वो अंदर भेजते हैं, और अपना साजो सामान पूरा लेके आया करें और पेपर अच्छा खूबसूरत करके अटेम्प्ट किया करें। वो सर कुछ बता रहे थे कि वो डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल करते हैं, तो डिफरेंट कलर्स लड़कियां इस्तेमाल करती हैं वैसे ज़्यादातर,
तो आप एक मार्कर ले लें, एक बॉल पेन ले लें, मार्कर से हेडिंग दें और जो आंसर आप दें उसके आगे क्लियर कट बड़ा बड़ा लिख के लाया करें कि ये मेरा आंसर है, ये एंड है, यहाँ पे सवाल एंड हो गया और नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज से स्टार्ट किया करें आप लोग। तो बाकी जो बात है वो इंस्टीट्यूट वाले, वो कुछ हजरात कह रहे थे कि इंस्टीट्यूट वाले जान के फेल करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि इंस्टीट्यूट वाले जान के फेल करते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने आज तक ऐसा ना कभी देखा ना कभी सुना। हर स्टूडेंट कहता यही है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप उसका पेपर का सोल्यूशन देखा करें तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि गलती आप लोगों की है। मेहनत करेंगे, आईसीएमए में मेहनत करेंगे तो पास होंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं पास होंगे, कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो पास होंगे, कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो नहीं पास होंगे। कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि एक चीज़ की थ्योरी पढ़ें, थ्योरी पढ़ के उसको समझें, समझने की कोशिश करें, उसके बाद उसे अटेम्प्ट करें। जब आप एक चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस से आपका कॉन्सेप्ट नहीं बनता। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपके पेपर में वही सवाल आ जाए तो आप पास हो जाएंगे, अगर वो नहीं आएगा तो आप फेल हो जाएंगे। इसी तरह जब आप मार्केट में जाएंगे जॉब के लिए, आप तैयारी करके जाएंगे तो आपको रखा जाएगा, वरना आपको कोई जॉब पे नहीं रखेगा और आपको वो कहेंगे कि जी हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो मेहनत करें, पेपर में पढ़ के जाया करें, पढ़ाई ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप लोगों को यहाँ पे बुलाया ही पढ़ने के लिए जाता है, आप पढ़ें, अपना काम करें, पढ़ाई आपका काम है और पढ़ के जो है वो सारा कुछ पेपर अटेम्प्ट करें। और किसी का कोई क्वेश्चन है किसी भी हवाले से, जॉब के हवाले से, इंटर्नशिप के हवाले से, पेपर अटेम्प्टिंग के हवाले से, तो काइंडली मेरे से पूछ लें। और मैंने ये भी मैं बताता चलूँ कि हम लोगों ने बीकॉम के बाद स्टार्ट किया था, तो हम लोगों के पास कोई वो एग्जामेशन नहीं थी, तो सारे सेमेस्टर्स पूरे पढ़े हैं मैंने 1 to 6 तक। तो बाकी ये है कि आप पेपर जब अटेम्प्ट करें, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने जब पेपर दिए, पेपर देने के बाद मेरी एक आदत थी, तो ठीक है, अच्छा, तो मेरी ये आदत थी कि मैं जब पेपर कर लेता था, पेपर करने के बाद जब पेपर पास भी है ना, अगर मेरा मतलब जैसे मैंने पेपर दिया तो पेपर मेरा पास हो गया, मैं फिर भी उसका सोल्यूशन देखता होता था। उसकी वजह ये है कि उससे आपको ये अंदाजा होता है कि आप लोग पेपर जो है वो क्या करके आए हैं आप उसमें। ये जो एक्सेल फाइल वाला सवाल है, ये सर बेहतर बता सकते हैं कि पेपर मेरा ख्याल है एक्सेल फाइल नहीं, एक्सेल कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम है वो उनका अपना कोई सॉफ्टवेयर है, वो उसी में सॉल्व होता है, ऐसे ही है सर? मुझे भी नहीं पता अभी, खैर अभी चलें, वो जब आपका पेपर आएगा तो वो आपको जरा बेहतर ये गाइड कर देंगे लेकिन इंस्टीट्यूट आप वाले। एक्सेल में प्रैक्टिस करो, एक्सेल अच्छा हो जाएगा। आप एक्सेल में प्रैक्टिस कर लो, आपका एक्सेल अच्छा हो जाएगा बेसिकली। तो आपकी मतलब टाइपिंग तेज होनी चाहिए, कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। तो हमारे डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप्स जो है वो 1 साल के लिए रखते हैं बच्चे को, तो अभी 2 थी, 2 रख ली हैं मैंने, अब अगले साल आएंगी मार्च में, ठीक है? तो मार्च में अगर कोई आना चाहे मेरे पास, या उससे पहले कि इन इंटर्नीज की कहीं जॉब होगी तो फिर आ जाएगी, तो मैं बता दूंगा सर को। तो आप लोग अपना पेपर जब पास भी हो जाए तो उस पेपर का सोल्यूशन लाजमी देखें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपके माइंड में होता है यार कि ये सवाल तो मेरा बिल्कुल ठीक था, आप बाहर पेपर से निकलते हैं और आके कहते हैं जी कि क्वेश्चन नंबर 5 तो मेरा बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आपका वो सवाल हो सकता है गलत हो और आपका कोई और ठीक हुआ हो। तो आप सोल्यूशन अपना लाजमी देखें, सोल्यूशन देख के सेल्फ एनालिसिस करें, खुद का एनालिसिस करें कि मैंने क्या किया था, क्या करना था और क्या हुआ। हाँ। और आप अपना टाइम इसमें ज़ाया मत करें। जो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स थे उनको मतलब सेमेस्टर 1 में ही अंदाज़ा हो जाता था कि जी उनसे ये आईसीएमए नहीं होना, और वो छोड़ गए और उन्होंने अपना कोई बिजनेस कर लिया, किसी ने एमएस कर लिया, किसी ने एमबीए कर लिया। तो आपको अपना टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जवानी दोबारा नहीं आनी बेटा, तो ये टाइम जाया नहीं करें। टाइम ज़ाया ना करें, असल चीज़ ये है कि टाइम मत ज़ाया करें। आपको ये जो टाइम दिया गया है ये पढ़ने का टाइम है, ये एज आपकी पढ़ने की है। मैं प्रोफेशनल फील्ड में जब से एंटर हुआ हूँ, हम लोगों को पढ़ाई का टाइम इतना नहीं मिलता, हम सिर्फ अपनी फील्ड से रिलेटेड ही पढ़ते हैं। हालांकि मुझे बहुत शौक है आगे पढ़ने का, और मेरा माइंड भी था, इरादा भी था, बहुत दफ़ा इरादा भी किया, सिर्फ ऑफिस की रूटीन कुछ ऐसी है कि ऑफिस की वजह से हम लोग आगे नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप लोगों के पास तो अभी टाइम है, मेजोरिटी आप में से फुल टाइम स्टूडेंट होगी, तो जो फुल टाइम स्टूडेंट है उनका काम ही एक ही काम है, आपसे एक ही चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है, और वो भी आप अगर ठीक ना करें तो फिर फ़ायदा। तो अपने आप को हर हवाले से प्रिपेयर करें और कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जैसे ये टॉपिक कोई भी सर पढ़ाते हैं, आपको कैपिटल बजटिंग पढ़ाते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट लें, एक बुक से लें, दूसरी बुक से भी लें, थ्योरी पढ़ें। थ्योरी पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वरना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपके। और बेटा जिस तरह अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, आप
जानते हो अपने आप को आप कौन हो? आप तालिबे इल्म हो। बिल्कुल ऐसे ही है। इल्म के तालिब होना चाहिए आपको, बस बाकी सारे काम छोड़ दो। हम्म। आप लोग तालिबे इल्म हैं तो आप इल्म की तलब भी करें ना, आप लोग बस इधर उधर ध्यान होता है सबका। और कभी अपने इंस्टीट्यूट को बैश मत करें। जब अल्लाह ना करे आप में से कोई फेल हो, हम तो यही दुआ करते हैं कि सब पास हो जाएं, लेकिन अगर कभी फेल हो जाए तो फेलियर पे कभी इंस्टीट्यूट को बैश मत करें। इंस्टीट्यूट आपका दुश्मन नहीं है। यही इंस्टीट्यूट है जिसकी वजह से मैं आज जहाँ बैठा हूँ मैं वहाँ बैठा हूँ। यही इंस्टीट्यूट है कि इसकी वजह से मैं आज आप लोगों के सामने आके बैठा हूँ। यही इंस्टीट्यूट है कि सारा आज आप लोगों के सामने आके बैठे हैं। और यही इंस्टीट्यूट है कि हमारे मेंबर्स बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाके बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ इस ICMAP की वजह से। तो इंस्टीट्यूट कल आपका नाम बनाएगा, कल आप जो होंगे आप इंस्टीट्यूट के हवाले से जाने जाएंगे। इसी इंस्टीट्यूट के हवाले से आपका नाम होगा और सब कुछ होगा। तो इस इंस्टीट्यूट को बैश मत करें, इंस्टीट्यूट की कदर करें। इंस्टीट्यूट कभी स्टूडेंट्स के खिलाफ नहीं होता। अपना सेल्फ एनालिसिस करें और री डिसीजन लें, अपना डिसीजन लें कि आप क्या CMA कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं पर्सनली बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने CMA इंटर किया और CMA इंटर करने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि वो CMA नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने जो है वो फिर छोड़ दिया। सर यासिर भाई, बात ये नहीं है कि आपने सीनियर्स को नहीं देखना। आपको तो अगर आप लोगों की सीनियर की सुनते रहेंगे तो आप दुनिया में तो कोई काम नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे आप ये कपड़ा पहन के निकलेंगे, ये कहेंगे जी आपने ब्लैक कलर का सूट पहना है, वो ब्लैक तो यूं होता है। आपने दूसरे लोगों को छोड़ दो भाई, आप अपने आप को देखो कि वेयर यू फील कंफर्टेबल। आप आपने अपने आप को कॉन्फिडेंस देना है। देखें, ये ऐसे ही है कि आप एक रोड पार करने लगे हैं तो हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो खोते वाली मिसाल भी है और एक ये ऐसे है कि आप रोड पार करने लगे हैं तो मैं आपको कहूँ कि नहीं नहीं रोड नहीं पार करना, एक्सीडेंट हो जाएगा आपका। तो क्या आप वो रोड क्रॉस नहीं करेंगे? मैं आप जैसे ही कदम आगे बढ़ाने लगे मैं को नहीं नहीं यार गाड़ी आ रही है तेज, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होता है। आप खुद भी एनालिसिस करते हैं, आप देखते हैं यार कि वो गाड़ी दूर है, मैं उससे पहले रोड पार कर लूंगा। तो आप खुद पे भरोसा रखें, खुद तैयारी करें, पास पेपर्स को देखें। इंसान, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आप ये पढ़ रहे हैं, MA पढ़ रहे हैं, आप MA पढ़ें। MA का जब कोर्स कंप्लीट हो जाए आप पास पेपर लें, पास पेपर में देखें, आप पेपर अटेम्प्ट करके देखें आपसे अटेम्प्ट होता है या नहीं होता। आपको अपना अंदाजा हो जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। तो सीनियर्स की बातें, बहुत सारे डिमोटिवेटिंग सीनियर्स मैंने देखे हैं। और related for relating working and by adding that of every working the complete marks of question become 10 or 12, which is understandable, but in computer based I am confused how we could solve. तो बाकी जो वर्किंग के भी मार्क्स होते हैं, और हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते थे। तो हमारा एक क्लास फेलो था, उसका प्रॉब्लम ये था कि उसका पेपर कभी कंप्लीट नहीं होता था। पेपर मैनेजमेंट भी एक साइंस है, ठीक है। तो पेपर मैनेज करें, पेपर कंप्लीट करना चाहिए। उसका प्रॉब्लम ये था कि वो पहले क्वेश्चन रफ वर्क में सॉल्व करता था और फिर उसको दोबारा नीट करता था। तो वो 5 सवाल वो रफ में सॉल्व करके जब वो नीट करता था तो उसका पेपर 3 सवाल अटेम्प्ट होते थे और वो फेल हो जाता था। तो तैयारी मेरी और उसकी, हम इकट्ठे बैठ के तैयारी करते थे। तो एक दफ़ा मैंने उससे पूछ लिया तो उसने मुझे पूरी स्टोरी सुनाई कि वो इस तरह से करता है। फिर उसका हल ये निकाला हमने कि हमने उसको समझाया कि यार तुमने रफ वर्क में भी सॉल्व करना है, तुम वो नीट नीट करके लिखो, और अगर तुम्हारा आंसर तुम्हें लगता है कि ठीक आया तो उसी को चलने दो, और अगर वो गलत आया तो उसके ऊपर हेडिंग दे दो रफ वर्क, और आप उसको अंडरलाइन कर देंगे कि जी ये मेरा रफ वर्क है। और अगर नीट है तो नीट है, आंसर सही आ गया तो उसे नीट कर लें। तो इस तरह की ट्रिक्स होती हैं, पेपर मैनेज करना सीखें। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ICMA में कोई पेपर ऐसा नहीं है जो फुल अटेम्प्ट ना हुआ हो। मेरे एक सब्जेक्ट में उस टाइम नंबर भी बता देते होते थे, मैंने 90s भी टच किए हैं। तो आप लोग खुद मेहनत करें, इंसान को खुद पता चल जाता है कि मैंने क्या किया है। और हम लोगों को तो पता होता था ICMA में, अगर आप पेपर दे के निकले और आप श्योर हैं कि आप 100% पास हैं तो आप पास होते हैं, लेकिन श्योर हो। और अगर आपको 50-50 है कि यार पास भी हो जाएगा और हो सकता है फेल हो जाए, तो फिर आप फेल हो जाए। तो किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं सर के हवाले आप लोगों को करके फिर इजाज़त दूंगा सर से, ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। मैंने काफ़ी टाइम ले लिया, 40 मिनट्स आपके लेक्चर के बाकी रह गए हैं। और मार्केट के हवाले से एक दफ़ा फिर से आपको बताता चलूँ कि खुदारा प्रिपेयर होके जाया करें इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में जाके आप खुद की भी बेइज्जती कराते हैं, इंस्टीट्यूट की भी बेइज्जती कराते हैं, अपने टीचर्स की भी बेइज्जती कराते हैं।
और इस तरह आपको कोई हायर नहीं करेगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपको कोई हायर नहीं करेगा। जब जाएं अच्छा ड्रेसिंग करके जाएं, ये मैंने बताया पहले इनको, आप अच्छी ड्रेसिंग करके जाएं इंटरव्यू के लिए, इन टाइम आए। आप अगर लेट आते हैं तो वो जो HR ऑफिसर होता है ना, वो आपके वहाँ लिख देता है कि जी इतने टाइम पे से बुलाया था और ये इस टाइम पे आया। और अपना CV प्रिंट लाजमी लेके जाएं साथ, वही जो आपने भेजा था। बिल्कुल, आपने ये भी ज़हन में रखना है। ये अक्सर ऐसा होता है कि CV भेजते कुछ और हैं और जब इंटरव्यू के लिए आते हैं तो उनके हाथ में कोई और CV होता है। तो काइंडली आप जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप CV दे के जाएं। और जॉब के साथ कितने पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, जितने मर्जी पेपर, ये आप पे डिपेंड करता है। तो वैसे हम तो ये सजेस्ट करते हैं कि जॉब के साथ आप जितने पेपर दे सकते हैं दे दें, बेशक तैयारी नहीं भी है नहीं ना, भी है देकर तब भी आओ। दे दें, ताकि आपको पता चले कि पेपर कैसा आता है। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होके जाएं, कुछ टॉपिक्स हैं वो कंफर्म तैयार करके जाएं। जैसे मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन इंटरव्यू में बहुत सारी जगहों पे पूछे जाते हैं अकाउंट्स के लिए। जस्ट इन टाइम आपसे पूछा जाता है, आप एडजस्टिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, और ये तो लाजमी, एडजस्टिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज तो ये लाजमी पूछते हैं। और यही हमारे बच्चों को नहीं है। मेरे पास इंटरव्यू के लिए अभी मैंने पिछले 3 महीनों में ना कोई 25 से 30 कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज किए हैं। पहला सवाल होता है जी एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती हैं, दूसरा सवाल होता है क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती हैं, नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं, रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, कौन से अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं और कौन से अकाउंट्स क्लोज नहीं किए जाते। ये 4 5 6 सवाल हम पूछते हैं और स्टूडेंट्स जो है इसी में जो है वो जवाब नहीं दे पाते। उसके बाद हम उनसे डेप्रिसिएशन पूछते हैं तो वो हर बच्चे ने रटा होता है कि जी 2 मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन के। किसी और से एक दफा हमने पूछ लिया कि यार इसके अलावा कोई मेथड नहीं, तो कहता है जी हमने पढ़ा ही नहीं है कोई और मेथड। तो ये होती है कॉन्सेप्चुअल बात। अगर आपने प्रैक्टिस किया, आपने 2 सवालों के 2 मेथड्स की प्रैक्टिस किया, तो आपके जहन में 2 ही है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपका प्रैक्टिकली ये आपको पता होगा कि कितने मेथड्स होते हैं और कौन सा मेथड इंडस्ट्री में एप्लीकेबल हो सकता है। बाकी रीडिंग करें, बहुत सारी रीडिंग करें, अपने आप को अप टू डेट रखें, इंटरव्यू के लिए टाइम पे जाएं, CV साथ लेकर जाएं, CV की कॉपी मस्ट है, तैयार अच्छा होके जाएं, अल्लाह का नाम लेके जाएं। और वो जो है वो स्काई इज द लिमिट, ये तो आपने ध्यान में रखना है कि स्काई इज द लिमिट, इस कोड को फॉलो करें। और इंटरव्यू में जब जाएं, एक चीज़ आपको और बताता चलूं, अक्सर लोग इंटरव्यू में जाके नर्वस हो जाते हैं, उनका वो मतलब हाथ कांप रहे होते हैं, हाथों में पसीना आ रहा होता है। इंटरव्यू में बैठें, कॉन्फिडेंस से बैठें, सीट के साथ टेक लगा के बैठें, आगे होके ऐसे हाथ पकड़ के मत बैठें, ये मत शो करें कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। इंटरव्यू का मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मुझे एक मतलब इंसान थे, उन्होंने कहा जी कि इंटरव्यू का मैक्सिमम रिजल्ट क्या निकल सकता है, मैक्सिमम रिजल्ट ये निकल सकता है कि वो जॉब नहीं देंगे आपको। इससे ज़्यादा रिजल्ट इसमें कोई नहीं है। वहाँ आपको कोई मारेगा नहीं, कोई कुछ कहेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो कॉन्फिडेंट होके जाएं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाएं, जवाब दें कॉन्फिडेंस से दें। बेशक आप गलत जवाब भी दे रहे हैं, कोशिश करें प्रिपेयर्ड होके जाएं और सही जवाब दें। लेकिन अगर आप गलत जवाब भी दे रहे हैं तो आप उसको कॉन्फिडेंस से दें। और जॉब के हवाले से मार्केट आजकल थोड़ी सी टाइट चल रही है, लेकिन एक बिलीफ रखें मार्केट में जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं कि रिस्क आपको अल्लाह ताला ने देना है। अल्लाह आपका जो रिस्क अल्लाह ताला ने आपके लिए लिख दिया है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता, और जो नहीं लिखा वो कोई आपको दे नहीं सकता। तो ये अपने माइंड में रखें और कोशिश करें कि आपने सरकारी जॉब हो जाए, और वो ऐसी हो तो हलाल कमाएं, हलाल खाएं, ऑफिस की जो टाइमिंग है वो पूरा टाइम लगाएं, ऑफिस में इधर उधर की हरकतें मत करें, अपना ऑफिस के काम से काम रखें। हाँ, काम से इज्जत है। लोग आपको आपके काम से पहचानेंगे और इखलाक से पहचानेंगे। अपना इखलाक आप बहुत अच्छा रखें। ऑफिस में किसी मतलब जूनियर आदमी से भी मिलें तो ऐसे ही मिलें जैसे आप अपने सीनियर से मिलते हैं। किसी के साथ आपका बिहेवियर फ़र्क नहीं होना चाहिए। इंसानों को, सब इंसान जो है वो अल्लाह ताला ने बराबर बनाए हैं और सब एक जैसे हैं। अच्छा बेटा, मैं यहाँ पे हलाल कमाने के मुतालिक आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। ये मैंने इस सेमेस्टर में डिस्कस करना भी था, चलो आज मौका आ रहा है। हलाल कमाना इतना इम्पोर्टेंट है कि ये आपकी नस्लों के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि से आप पुलिस में भर्ती हो जाते हैं और आप ये डिसाइड करते हैं कि जी मैंने हराम नहीं खाना। आपकी किसी सार्जेंट के साथ ड्यूटी लग जाती है और वो कहता है जी फलानी गाड़ी को रोको और उसे ये कागजात चेक करो और ये वो करो। वो अगली पार्टी आती है, आपको पैसे ऑफर करती है, आप कहते हैं नहीं मैंने तो नहीं खाना, आपने हराम नहीं खाया।
लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, सार्जेंट चाय मंगवाएगा और उस चाय को अगर आपको पिलवा दिया, तो सार्जेंट ने अगर हराम खाया हुआ था तो वो हराम आपके मुंह में चला गया। जब वो आपके मुंह में गया ना बेटा, तो वो 40 दिन की आपकी इबादत जो है ना वो खराब कर देगा। बिल्कुल ऐसे ठीक है, और वो हराम आपके अंदर अब सराहियत करना शुरू करेगा। तो आपने ये नहीं कि खुद जेब से पैसे लेके नहीं खाए, आपने ये भी देखना है कि जिसकी मैं कमाई खा रहा हूं वो भी हलाल है कि नहीं। बिल्कुल कई ऐसे बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं कि वो अपने घर के अलावा बाकी हमसाए से या कहीं और से खाना आया होता था, वो नहीं खाते थे। अगर उनको डाउट होता था कि जिसके घर से खाना आ रहा है उसकी कमाई हलाल है या नहीं, तो बेटा आपने हलाल खाना है, जितने मर्जी मुश्किल हालात आ जाएं आपने हलाल खाना है। आप लोग इस चीज़ पे फोकस रखें और एक बात ध्यान में रखें कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आप सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आप हलाल कमाएं, हलाल खाएं। हलाल खाने के हवाले से हम लोगों ने भी देखा है, अभी मैं कुछ लोगों को पर्सनली जानता हूं जो सरकारी नौकरी करते हैं और वो ऑफिस जाते हैं, सुबह 9 बजे की टाइमिंग है तो वो 10 बजे जाते हैं, और उनकी ऑफिस टाइमिंग 5 बजे की है तो वो 4 बजे छुट्टी कर लेते हैं। तो ये भी जो है वो थोड़ा ज़्यादती हो जाती है। तो बैंकिंग सेक्टर की जॉब, ये हलाल हराम, ये तो वैसे सर बता सकते हैं बेहतर आपको। हराम है बेटा, हराम है। बैंकिंग सेक्टर में नहीं करनी चाहिए जॉब आपको। आप कोशिश करें कि आप ऐसे सेक्टर में जाएं अनटिल एंड अनलेस आपकी कोई बहुत मजबूरी है, फाकों पे उतर रहे हैं, हालात बहुत ख़राब हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन कोशिश करें कि हलाल कमाएं। मेरी जॉब हो गई थी स्टेट बैंक में सर, मेरी जॉब हो गई थी 2014 के 15 की बात है। तो मेरे वाले साहब ने मुझे मना कर दिया, उन्होंने कहा जी कि बैंकिंग की जॉब जो है वो हराम है, तो आपने बैंकिंग में जॉब नहीं करनी। मेरी OG2 की जॉब थी और मैंने नहीं ज्वाइन किया था। बहुत अच्छा पैकेज था और इंश्योरेंस भी हराम है बिल्कुल। तो आपने, मेरा ख्याल है आप वही हैं MBA इंश्योरेंस वाली, तो अच्छा, तो आप इंश्योरेंस सेक्टर भी है हराम है। अब आप कुछ बात करने की है कि कंट्रोलेबल है, कुछ अनकंट्रोलेबल है। तो फाइनेंस आप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आप फाइनेंस में हम आपको ये नहीं सिखाते कि आप किसी ऐसे दायरे में काम कर लें जो हराम बिजनेस करता हो। बैंकिंग सेक्टर पूरा सूद पे चलता है, इंश्योरेंस सेक्टर भी तकरीबन ऐसी वर्किंग पे चलता है, वो भी काम यही होता है। तो आप इसको, इन दोनों को छोड़ के इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चले जाएं। और एक चीज़ आप हमेशा जहन में रखें कि अगर आप किसी सेठ के पास काम कर रहे हैं और वो सेठ आपको चोरी करने का बोले, तो आप कभी उसके साथ मिलकर चोरी ना करें, जो आप डिज़ाइन कर दें। अल्लाह ताला आपको उससे कई गुना बेहतर रिस्क दे देगा, कई गुना बेहतर जॉब मिल जाएगी। लेकिन इस तरह की चोरी मत करें। तो इसको जो है ना वो, और बेटा रिजक के लिए मैं आपको दो आयतें बताता हूँ कुरान मजीद की। सूरह आले इमरान की आयत नंबर है 26 और 27। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 और 27। ठीक है, ये आप लोग पढ़ें और इसको हर नमाज के बाद ना आपने 2 दफा पढ़ना है। हर नमाज के बाद 2 दफ़ा पढ़ना। 2 दफा पढ़ना है। इंशाल्लाह आपको इतना रिजक मिलेगा कि आपकी सोच भी नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि नमाज पढ़ें, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला खुद ही आपका रिस्क खोल देगा। तो बाकी ये भी सर मेरा ख्याल आया था आपको दिखाने लगे हैं। ये छोटी सी आयतें बेटा, और अक्सर आपने सुनी भी होंगी। इसी में आता है व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ। ठीक है बेटा, ये अभी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये आप लोग देख लें, ये सर शेयर कर रहे हैं आपके साथ, आप इस आयत को देख लें। तो ज़बानी आती है वो पेज में। नहीं, मुझे आयत भी याद है। अच्छा, मैं खुद भी पढ़ता हूँ बेटा। जब मुझे जॉब के मसले आते हैं ना, तो मैं ये पढ़ता हूँ, और जब मुझे आसान जॉब मिल जाती है फिर मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ। एक सेकंड में यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये भी चल रहा है, कौन सा सितारा दिख रहा है। ये सूरह आले इमरान आ गई है बेटा, इसमें 26 और 27 नंबर आए। यहाँ से शुरू हो रही है बेटा। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्का मन तशाओ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाओ व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। और फिर है तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुल नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्जुकु मन तशाओ बिगैर हिसाब। और ये रिज़्क़ के मतलब बात है बेटा कि अल्लाह ताला आपको इतना रिज़्क़ देगा
जिसका इसका कोई हिसाब ही नहीं। हिसाब। तो ये दो आयतें 26 और 27, अगर किसी को रिस्क का प्रॉब्लम है तो आप उनको भी सजेस्ट करें। और ये सारी आयतें, और एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, ये है कि आप लोगों को झूठ कम से कम बोलें। झूठ भी जो है वो रिस्क को खा जाता है, ये तो हदीस भी है। तो कोशिश करें कि झूठ का सहारा ना लेना पड़े, आप सच बोलें और सच का सहारा लें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके रिस्क में इससे भी इजाफा करेगा। और ये आयत आपको सर ने बताई है, ये पढ़ें और अपना ईमान रखें। इंटरव्यू में बेस्ट कोशिश करें। देखें, सिलेक्ट वही होगा जिसकी बेस्ट एफर्ट होगी। आपने अगर एफर्ट की है 10 नंबरों वाली तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, मैंने एफर्ट किया 15 वाली तो मुझे 15 मिलेंगे। तो अपनी एफर्ट बेस्ट करें। और अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों को ये फील हो रहा होता है कि यार हमारे लिए जॉब बहुत ज़रूरी थी और हमें नहीं मिली, तो वी आर डूम्ड, और हम सोचते हैं यार कि ये नहीं मिली तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत बेहतर कैरियर सोचा होता है। मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल आपको दूं तो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज डेस्परेट फॉर अ जॉब। ऐसा टाइम भी आया और मैंने एक इदारा ज्वाइन करने की सोच ली थी। और उस टाइम में 4 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस था मेरे पास। और एक्सपीरियंस के बाद जो है वो मैं जॉब ज्वाइन कर रहा था, तो 15,000 सैलरी पे मैं ज्वाइन कर रहा था। तो मुझे लगता था कि यार ये जॉब मुझे मिल जाए तो मेरे लिए ये इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। और मैं जब ज्वाइन करने वाला था तो फिर मुझे उसी दौरान फैसला करने से पहले मुझे कॉल आ गई टीचिंग के लिए, और मैंने फिर टीचिंग ज्वाइन कर ली। मैंने टीचिंग स्टार्ट की। टीचिंग के बाद देयर केम अ टाइम कि मेरे पास दो दो जॉब्स थी और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं वो दो जॉब्स मैनेज कर सकूं। मैं टीचिंग भी कर रहा था एज ए विजिटिंग फैकल्टी, और मैं प्राइवेट ये जहाँ पे भी जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे जॉब भी कर रहा था। तो अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत बेहतर सोचा होता है। आपकी सोच उस जगह तक नहीं जाती जहाँ तक अल्लाह ताला आपके लिए सोच सकता है। देखिए, इंसान के माँ बाप इंसान से बहुत प्यार करते हैं, और अल्लाह ताला तो 70 माओ जितना प्यार करता है आपसे, उससे भी ज़्यादा प्यार करता है। तो फिर वो आपके साथ बुरा नहीं कर सकता कभी भी। मेहनत करें, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। ये गलत होता है कि मेहनत ज़ाया चलेगी या ये हो गया या वो हो गया। यू नेवर लूज एनी थिंग इफ़ यू वर्क हार्ड। आपने कुछ ना कुछ उसमें से एक्सपीरियंस निकाला होता है, तजर्बा किया होता है। और एक बात और, इंटरव्यू की जब भी कॉल आए लाजमी जाएं इंटरव्यू के लिए। बेशक से आपको कहीं जॉब हो गई है, आप कहीं और जॉब कर रहे हैं, आपका कहीं और एक्सपीरियंस हो रहा है, आप उससे बेहतर जॉब कर रहे हैं, इंटरव्यू लाजमी दें। बिकॉज जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं आपको अपनी शॉर्ट कमिंग्स का पता चलता है, आपको अपनी वीकनेसेस का पता चलता है, आपको पता चलता है कि कौन सा सेक्टर आप लैग कर रहे हैं, आपको कहाँ वर्किंग करने की ज़रूरत है। देखें, जॉब मिल जाना इज़ नॉट दी एंड। कल को आपने इससे आगे भी तो जाना है ना। हाँ। तो आप लोगों को जब अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है उसके बाद आपके हाथ में ये चीज़ है कि यार आप वाकई कहीं अपॉइंट हो गए हैं, और फिर भी आप इंटरव्यू दें। मैंने अपनी लाइफ में मेरा ख्याल है मोर देन 40 इंटरव्यूज में दे चुका हूँ अभी तक। लेकिन जॉब्स मैंने सिर्फ 2 जगह पे की है। इंटर्नशिप्स के अलावा मैंने सिर्फ 2 कंपनीज में जॉब की है। पहली वाली में 4 साल लगाए हैं, अभी दूसरी में 4 साल होने को आ गए मुझे। तो ये इस तरह से नहीं होता। आप देखें कि अपने आप को, मैं यही बता रहा हूँ कि जॉब इज़ नॉट दी एंड। आपकी जॉब तो हो गई है, लेकिन हो सकता है कि उस जॉब में उन्होंने वो सवाल ही ना किया हो इंटरव्यू में आपसे जो आपको नहीं आते। तो इंटरव्यू लाजमी दें, अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें। और ये जो स्टूडेंट्स जो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पढ़ चुके हैं उनको एक और चीज़ मैं बताता चलूँ। ये कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग तो भी नहीं पढ़ी होगी, नहीं एफ पढ़ी है ना, 4 में ही है। कुछ अभी पढ़ रहे होंगे आप लोगों में से, कुछ आगे जाके पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपसे कुछ स्टैंडर्ड्स लाजमी पूछे जाएंगे, जिनमें डेफर टैक्स और कैश फ्लो, एम्प्लॉय बेनिफिट, ये 3, और PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IS 16, ये 4 चीज़ें तो लाजमी पूछी जाती हैं। तो इनको प्रिपेयर करें। कैश फ्लो के हवाले से यही ज़्यादातर पूछा जाता है कि जी कौन से मेथड्स हैं कैश फ्लो के और ज़्यादा एप्लीकेबल कौन सा है। तो अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं। और किसी का कोई और क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो बस मैं चलने लगा हूँ। अब इजाज़त लूँगा आप लोगों से। फिर इंशाल्लाह कभी दोबारा सर का सेशन हुआ तो आपसे मुलाकात। तो इनका तो सेशन मेरा ख्याल एंड है। चले, आप लोगों का कल लास्ट क्लास है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय साइड। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और हमारे सर का भी रिज़ल्ट अच्छा है। कोशिश करें, मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अल्लाह पे भरोसा रखें, कामिल एतमाद रखें अल्लाह ताला पे। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़। और कोई और क्वेश्चन हुआ तो सर से पूछ लीजिएगा, कोई और चीज़ मेरे हवाले से पूछनी हुई तो भी सर से ही पूछ लीजिएगा, मैं तो नहीं हूँगा। ठीक है।
सर थैंक यू सर। तो बेटा हम आज का लेक्चर अपना कंटिन्यू करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया था, दिस इज फ्रॉम वैन हॉर्न की पॉलिसी की जो बुक है ना, उसमें से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो बीच में एक क्वेश्चन शायद महात का था, ये किसी का था कि सर अगर जो इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए, तो बेटा इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, चेंजिंग इंटरेस्ट रेट इन सीमा P1 से हम ये पढ़ चुके हैं। अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे तो फिर क्या होगा। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको सॉल्व करते हैं। Incel Corporation is considering the acquisition of a Fourier Fox Incorporated। क्या आप एक और कंपनी को खरीदने जा रहे हैं, विच इज अ रिलेटेड लाइन ऑफ बिजनेस, आपकी लाइन की है। जैसे अगर आप काम कर रहे हैं, सपोज करें फास्ट फूड का, तो ये भी फास्ट फूड की चेन है एंड सो ऑन। Fourier Fox presently has a cash flow of ₹2 million per year। जिस कंपनी को हम एक्वायर करने जा रहे हैं बेटा, उसका एनुअल कैश फ्लो कितना है, 2 मिलियन। With a merger, synergism would be expected to result in a growth rate of this cash flow 15% per year for 10 years। अभी तो उसका 2 मिलियन है राइट नाउ प्रेजेंटली, ठीक है, और इसके अंदर 15% की ग्रोथ होगी फॉर 10 years, एट द एंड ऑफ विच लेवल कैश फ्लोज वुड बी एक्सपेक्टेड। ठीक है, to sustain the cash flow stream, he will need to invest $1 million annually, और besides it उसको 1 मिलियन एनुअली इन्वेस्ट भी करने पड़ेंगे। For purpose of analysis and to be conservative, Incel limits its calculation of cash flows over 225 years। What expected annual cash flow would Incel realize from this acquisition? If its required rate of return is 18%, what is the maximum price Incel should pay? ठीक है बेटा, क्वेश्चन को सकता है ज्यादा समझ आपको ना आई हो, लेकिन हम इसमें की पॉइंट्स जरा हाईलाइट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है बेटा, ए आंसर, एक पार्ट जो है, व्हाट एक्सपेक्टेड एनुअल कैश फ्लोज वुड Incel रियलाइज फ्रॉम दिस एक्विजिशन। अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर कर लेते हैं तो आपको एनुअल कैश फ्लो क्या मिलेंगे। ओके, Incel कौन है, Incel एक कंपनी को एक्वायर कर रही है। Incel जो आप समझ लो कि दिस इज द होल्डिंग कंपनी, और एक सब्सिडरी को वो एक्वायर कर रही है। ठीक है, Incel will become a parent company and Fourier Fox Incorporated is a subsidiary company। अच्छा जी, अभी उसके कैश फ्लो कितने हैं बेटा, 2 मिलियन पर ईयर। ओके, दिस इज राइट नाउ विद अ मर्जर, synergy आपने वर्ड सुना होगा, synergy would be expected to result in a growth rate of this cash flow 15% per year। हमें ग्रोथ कितनी होगी बेटा कैश फ्लो में, 15%, और ये कितने सालों तक रहेगी, 10 सालों तक ये ग्रोथ आएगी कैश फ्लो में, ग्रोथ इन कैश फ्लो। ओके, एट द एंड ऑफ विच लेवल कैश फ्लोज वुड बी एक्सपेक्टेड। इसके बाद क्या होगा कि आपका कैश फ्लो जो है ना वो सस्टेन हो जाएगा। To sustain the cash flow stream, he will need to invest 1 million annually। For purpose of analysis and to be conservative, Incel limits its calculation of cash flows to 25 years। Okay? तो बेटा आए इसका सोल्यूशन देखते हैं। जी बेटा, ये इसका सोल्यूशन है, ए पार्ट का। अभी आपके पास कितना कैश फ्लो आ रहा था, 2 मिलियन, तो 15% इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा बेटा, वो 2.3। फिर 15% ग्रोथ आएगी इसके ऊपर, ये हो जाएगा 2645 एंड सो ऑन। ये ग्रोथ चलती रहेगी कब तक, 10वें साल तक, और 10वें साल के बाद आपको सेम ये कैश फ्लोज मिलते रहेंगे। ओके, अच्छा, बिसाइड्स इट आपको हर साल कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है बेटा, 1 मिलियन। ये 6 लिखा हुआ है, 6 नहीं, इनफैक्ट डॉलर का साइन है जो यहाँ गलती से 6 बन गया है।
हर साल आपको 1 मिलियन की फर्दर इन्वेस्टमेंट भी करनी है उसके अंदर। तो नेट कैश फ्लो कितना आ जाएगा बेटा? 2.3 इज इनफ्लो एंड 1 मिलियन इज आउटफ्लो। नेट कैश फ्लो इज 1.3 मिलियन। इसी तरह 1.645 एंड सो ऑन। फिर बेटा इसमें डिस्काउंट फैक्टर कितना दिया गया था? 18%। तो हम 18% इसको डिस्काउंट करेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन में क्या था बेटा? कैश फ्लो कब तक जाएगा? 25th ईयर तक, और 10 ईयर से लेके 25th ईयर तक सेम चल रहा है, सेम। ठीक है, इसके लिए हमें हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एनविटी के टेबल में जाना पड़ेगा और वहां पे जाके देखेंगे हम 18% के साथ के 25 की क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है बेटा, आइए हम आपको उस पर ले जाते हैं। ये टेबल हमें दिए गए हैं, इस बुक के एंड पे भी अवेलेबल हैं, और आप के पास जो अपनी बुक्स अवेलेबल हैं उनमें भी अवेलेबल होंगे। तो बेटा ये है आपके सामने 18%, ठीक है, और ये है 25th ईयर की वैल्यू 5.4669। जबकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि 10th ईयर से ऑनवर्ड 25th तक कैश फ्लो सेम था। ग्रोथ जो 15% चल रही थी ना, वो थी फ्रॉम ईयर 1 टू लेके ईयर 10 तक। तो हम बेटा इसमें से ना 9th ईयर की वैल्यू लेस कर देंगे। 9th ईयर की वैल्यू है 4.3030, 4.3030, यानी कि 5.4 में से 4.30 लेस करेंगे तो हमारे पास फैक्टर आ जाएगा फ्रॉम 10 टू 25th, फ्रॉम 10 टू 25th। ओके, तो हम ये यहाँ पे कर रहे हैं। ये आपके पास जो कैश फ्लो है ना, 10 से 25th ईयर तक सेम कैश फ्लो है। इस फैक्टर को आपने 25th और 9th के दरमियान जो डिफरेंस आया है उससे मल्टीप्लाई किया है, और आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई है 19.81 मिलियन। ओके, तो दिस इज एनुअल कैश फ्लो। और बेटा इसमें जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट बी में, वो क्या है कि इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 18%, व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस इंसेल शुड पे? तो वही एक्सप्लेन कर दी गई है यहाँ पे। The maximum price that is justified is approximately 19.8 million. It should be noted that these calculations use present value tables. For cash flows going from year 10 to 25th, we subtract the discount factor from for year 9 of annuity payments, that is 4.303. In table 2 at the back of the book from that of 25 years, that is 5.4669. The difference 1.1639 जो आपके पास आया, आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये वैल्यू आ रही है। कहते हैं अगर आप प्रेजेंट वैल्यू को टेबल यूज करेंगे तो स्लाइड से डिफरेंस आ सकता है। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? इसमें 1 ईयर से लेके 10th ईयर तक ग्रोथ चल रही है, और फिर 10 से लेके 25th ईयर तक स्टेबल कैश फ्लोज चल रहे हैं। तो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? बेटा इसलिए माइनस किया है कि आपने पहले 25th ईयर का फैक्टर देखा। 25th ईयर का जो फैक्टर होता है ना, वो ईयर 1 से लेके 25th तक है, जबकि हमारे पास 10th ईयर से 25th ईयर तक ये सेम कैश फ्लोज हैं। यहाँ पे कैश फ्लोज डिफरेंट है। तो हमने इस इतने पीरियड को मालूम करने के लिए जो 10 पीरियड से लेके 25th पीरियड तक का डिस्काउंट फैक्टर मिलता है ना, उसके साथ मल्टीप्लाई किया। और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर समझ नहीं आया तो मुझे बताएं, मैं एक्सेल में भी इसको सॉल्व कर देता हूँ। यासर साहब।
जी बेटा 15% ग्रोथ देखो इस तरह आई कि अभी कंपनी कितना कमा रही थी 2 मिलियन, जब एक साल गुजरेगा तो 15% ग्रोथ हो गई ना। 2 मिलियन के ऊपर आप 15% ऐड करें, उसे करने का तरीका क्या होगा बेटा, 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1.15। इस तरह हम करते चले जाएंगे और हमारे पास ये फैक्टर आते चलेंगे। ओके, आए बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर इसमें कोई क्वेश्चन अभी बाकी है तो बता दें, मैं इनको एड्रेस कर देता हूँ, वरना फिर आगे चलते हैं। गुड। अच्छा बेटा ये है 2011 का क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज रिगार्डिंग एनपीवी। क्वेश्चन नंबर 4, Comfort Furniture Company is considering to add a new line to its product mix, and the capital budgeting analysis is being conducted by Ms. Shamsa Ali, a recently qualified CMA. The production line would be set up in unused space in Comfort's main plant. The invoice price of the machinery would be approximately 1.3 million. The shipping charges of rupees 40,000 will be required. Cost of rupees 160,000 to install the equipment would also be required. The machinery has an economic life of 5 years with zero salvage value. The company uses straight line method for depreciation of the machinery. तो बेटा मशीनरी जब खरीदोगे तो आपका कितना खर्चा हो जाएगा? क्या हो गया बेटा? सोबिया, निशान साहब, 13 लाख की तो मशीनें खरीदी, 40,000 शिपिंग चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, 13 लाख 40,000 हो गए, 1,60,000 ऊपर इंस्टॉलेशन के पे करने पड़ेंगे। तो अप टू इंस्टॉलेशन पॉइंट बेटा जितने भी खर्चे होते हैं ना वो सारे हमें ऐड करने पड़ते हैं। शाबाश महादगुल, शाबाश सोबिया, शाबाश अमना नाज, आपके कहां से आ गया 1480? सबके अपने अपने कैलकुलेटर है भाई। और बेटा जो कैलकुलेटर आप यूज करते हो ना वही एग्जाम में यूज करना, उस वक्त नया कैलकुलेटर ना ले लेना, फिर आपका उस पर हाथ नहीं चलेगा। जी आमना, आपकी यही फिगर है फाइनल? अच्छा बेटा, तो हमें पता लग गया 1.5 मिलियन हमारी कॉस्ट होगी ऑन दिस मशीन। लाइफ कितनी है? 5 इयर्स। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हमने फॉलो करना है, तो पर एनम डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। इस तरह से आंसर आए तो बहुत खुशी होती है। शाबाश बेटा। तो 300,000 जो है हमारी डेप्रिसिएशन हो जाएगी। आए आगे चलते हैं। The new line would generate incremental sales of 2,500 units per year for 5 years at an incremental variable cost of rupees 900 per unit. The fixed cost of the project, excluding depreciation, is 350,000. Each unit can be sold for rupees 1,500. The firm's tax rate is 35%, and its weighted average cost of capital is 18%. Assume that Ms. Shama Ali thinks that the unit sale price, variable cost, and fixed cost projections of the new line are accurate within the range of plus minus 10%. Work out the operating cash flow of each variant. Thus, that is the base case, best case, and worst case. तो बेटा हमारे पास ना 3 किस्म के केसेस बन रहे हैं। हमने अनसर्टेनिटी को भी देखा हुआ है, रिस्क को भी देखा हुआ है। एक बनाएंगे हम इस डेटा के साथ कि हमारे 2500 यूनिट सेल होंगे। दिस इज अ बेस केस। बेस्ट केस क्या होगा कि 10% ज्यादा सेल हो जाएंगे।
और वर्स्ट केस क्या होगा कि 10% कम सेल हो जाएंगे। ओके, व्हाट इज द प्रोजेक्ट्स बेस केस एनपीवी? अब सिर्फ बेस केस की पूछ रहा है। व्हाट आर द बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस एनपीवीज? डू यू सजेस्ट दैट द प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन अंडर ईच सिनेरियो? कि बेस्ट में भी, बेस में भी और वर्स्ट केस तीनों में हम इसको अडेप्ट करेंगे। व्हाट आर द कैश, अकाउंटिंग and financial break even sales level for this project under base case scenario? Ignore taxes in answering. हमसे ये कहा गया बेटा टैक्सेस को इग्नोर कर दें। जब भी यहाँ पे आप देखेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स नहीं दी गई, कोई जिक्र ही नहीं किया गया आफ्टर टैक्स है कि बिफोर टैक्स है। तो हमने क्या कहा गया है, इग्नोर टैक्स इन आंसरिंग। यहाँ पे जाके हमें कहा गया कि इनको इग्नोर कर दें। आए इसका आंसर देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन 4 पार्ट ए, ठीक है। और इसमें हम बेस केस सिनेरियो को देखते हैं, फिर बेस्ट केस को, फिर वर्स्ट केस को। ठीक है बेटा। बेस केस में क्या था कि हम यूनिट कितने सेल करेंगे, 2500। यूनिट की प्राइस कितनी थी बेटा, 1500। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये सेल्स रेवेन्यू आ गया। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी पर यूनिट, 900। तो 2500 इंटू 900, ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। सेल रेवेन्यू से वेरिएबल कॉस्ट को लेस किया तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। कैश फिक्स कॉस्ट दी गई है 350,000। The fixed cost of the project excluding depreciation is 350,000. ये fixed cost है excluding depreciation. It means it is cash, क्योंकि exclude कर दी गई है depreciation को। 350,000 आ गया बेटा। Depreciation है 300,000, आपने इसे एग्री किया था। जब हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स कॉस्ट, कैश फिक्स कॉस्ट भी लेस की, डेप्रिसिएशन भी लेस किया, तो टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई। इसको जब इसमें से लेस कर दिया तो अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। इसके ऊपर टैक्स है बेटा 35%। अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गई। और डेप्रिसिएशन अगर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो अंडर बेस केस। अब हम देखते हैं बेस्ट केस। बेस्ट केस में क्या होगा बेटा, 10% इंक्रीज। तो पहले 2500 यूनिट्स हैं, अब कितने हो जाएंगे 2750, क्योंकि 2500 का 10% होगा 250। बेटा वो सी पार्ट में था आमना, सी पार्ट में था इग्नोर टैक्सेशन। अच्छा जी, बेस्ट केस आ गया बेटा। यूनिट प्राइस कितनी हो जाएगी, 1650। ठीक है, प्राइस भी उन्होंने 10% इंक्रीज कर दी। सेल्स रेवेन्यू आ गया 2750 को हम 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2227,500 ले लिया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया, कैश फिक्स कॉस्ट आ गई, ठीक है, डेप्रिसिएशन आ गई, टोटल फिक्स कॉस्ट उन्होंने ले ली। हमने दो दफा बेटा कहाँ ऐड की है, एक दफा लेस की है। यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन लेस हुई है, टोटल फिक्स कॉस्ट लेस हुई है ना। और ऐड इसलिए किया कि नॉन कैश एक्सपेंस है, हमने कैश फ्लो निकालना है। अच्छा बेटा आप देखो, कैश फिक्स कॉस्ट भी इन्होंने ना 10% कम कर दी है, फिक्स कॉस्ट को भी 10% कम कर दिया। ओके, और वेरिएबल कॉस्ट को भी देखें, इन्होंने 10% कम कर दिया। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर भी 10% लेकर आए, सेल को 10% बढ़ाया, फिक्स कॉस्ट को भी 10% कम किया। टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स पे कर दिया, डेप्रिसिएशन को एड बैक कर दिया। इस केस में आ रहा है 1401750। अब आ गया बेटा वर्स्ट केस। सेल्स को भी 10% कम कर दिया, सेल प्राइस को भी 10% कम कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट को 10% बढ़ा दिया, फिक्स कॉस्ट को भी 10% बढ़ा दिया, अर्निंग बिफोर टैक्स आई, टैक्स आया, डेप्रिसिएशन को ऐड किया, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ रहा है 381,250। ओके, इसमें बेटा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बताएं।
जी बेटा, पहले बेस केस को समझ लें, बस इसके बाद फिर 10% इंक्रीज कर दिया गया इन सेल्स, इन सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट 10% कम कर दी गई, फिक्स कॉस्ट 10% कम कर दी गई, और वर्स्ट केस में सब चीजें बढ़ा दी गई हैं। बेटा हमने कहीं डेप्रिसिएशन डबल नहीं ली यासर साहब, कौन कह रहा है हमने डबल ली है? आराम से कैलकुलेशन करके देख लें। सो भैया यहाँ देखें, एज्यूम डेट मिस शमसा अली थिंक्स दैट द यूनिट सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट प्रोजेक्शंस ऑफ न्यू लाइन आर एक्यूरेट विद इन द रेंज ऑफ ±10%। तो इन सब के ऊपर बेटा हमने ना इम्पैक्ट डालना है। हमने यूनिट सेल के ऊपर भी इम्पैक्ट डाल के देखा, हमने प्राइस के ऊपर भी इम्पैक्ट डाल के देखा, हमने वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर भी इम्पैक्ट डाल के देखा, और फिक्स कॉस्ट के ऊपर भी इम्पैक्ट डाल के देखा। इसलिए ये हम सब पे इसका इम्पैक्ट डाल लें। बेटा यहाँ 1500,000 से ना ये 650 लेस हुआ है, 1500,000 से 650 लेस हुआ है, तो 850 आया है। ये डेप्रिसिएशन इसमें ऐड की गई है टोटल फिक्स कॉस्ट मालूम करने के लिए। जी बेटा, ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे चलते हैं। ये डेप्रिसिएशन की भी उन्होंने वर्किंग कर ली। अच्छा जी, अब हम निकाल रहे हैं एनपीवी। बेस केस में क्या हो रहा है बेटा, 1.5 मिलियन हमारे पास से जा रहे थे और 852,500 हमें मिल रहे हैं। ये देखें 852,500, ये कितने सालों तक मिलेंगे बेटा? 5 सालों तक। तो 5 सालों का डिस्काउंट फैक्टर हमने लगाया 18% पे, वो 3.127 के हिसाब से आ गया है 2665। तो हमारी एनपीवी आ जाएगी 1165। बेस्ट केस में हमारा कैश फ्लो है हर साल 1.4 मिलियन, इसको भी 3.127 से मल्टीप्लाई किया एनविटी फैक्टर के साथ, एनपीवी आ रही है 2883। और वर्स्ट केस में क्या हो रहा है बेटा, 381,250 आ रहे थे, इसको 3.1 से मल्टीप्लाई किया, इसके साथ जब हमने एनपीवी निकाली तो ये नेगेटिव आ गई। तो प्रोजेक्ट अंडर वर्स्ट केस सिनेरियो शुड नॉट बी अंडरटेकन एज इट्स एनपीवी इज नेगेटिव। अगर बेस केस चलेगा और बेस्ट केस चलेगा उसमें ठीक है। जी बेटा आप इस तरह भी कर लो साहब शाम। जी बेटा सही, सही किया आपने। जी सो भी आपको आंसर हुआ आपको कि नहीं? देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आपके पास इतने यूनिट्स हो गए कि नहीं? 2750। अच्छा जी, पहले वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 900। जब 10% रिड्यूस हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी बेटा? 810। क्योंकि बेस्ट केस है ना, आपके लिए कॉस्ट कम होगी और सेल प्राइस बढ़ेगी। तो 2750 को 810 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है बेटा, चलो ये बात समझ आ गई, आगे चलते हैं। तो बेटा हमने इस तरीके से इसकी एनपीवी निकाल ली, एन्युटी फैक्टर होगा क्योंकि 5 सालों तक ये कैश फ्लोज आ रहे थे, तो बता रहे हैं एनपीवी नेगेटिव है इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जहां कहा गया था कि व्हाट आर द कैश अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल ब्रेक इवन। ये टर्मिनोलॉजी आपने आज से पहले नहीं सुनी है, ठीक है? अब हमने पहले निकालना है कैश ब्रेक इवन। आइए देखते हैं कैश ब्रेक इवन कैसे निकलेगा बेटा। उसके लिए हम लेंगे कैश फिक्स कॉस्ट, और कैश फिक्स कॉस्ट कितनी है बेटा? 350,000। ब्रेक इवन के लिए तो आप यही करना होता है ना, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो कैश फिक्स कॉस्ट थी 350,000 और कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है बेटा पर यूनिट? 600। कैसे कि एक यूनिट था 1500 का और वेरिएबल कॉस्ट थी 900, तो 600
हमारा आ रहा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, तो 583 यूनिट्स हमें सेल करने पड़ेंगे टू बी एट कैश ब्रेक इवन। ओके, फिर आते हैं अकाउंटिंग ब्रेक इवन। अकाउंटिंग ब्रेक इवन में बेटा हम फिक्स कॉस्ट में लेते हैं। इट मे बी कैश फिक्स कॉस्ट प्लस नॉन कैश कॉस्ट दैट इज डेप्रिसिएशन। तो 350 ये था, 300 डेप्रिसिएशन थी, टोटल कितना हो गया 650। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 600। जब इसके साथ सॉल्व किया तो 1083 यूनिट्स हमें करने पड़ेंगे टू बी एट अकाउंटिंग ब्रेक इवन। यानी कि हम अकाउंटिंग अगर प्रॉफिट लॉस बनाएंगे तो 1083 यूनिट सेल करके हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट जीरो आएगा, यहाँ पे कैश प्रॉफिट जीरो आएगा। फिर है बेटा इसके अंदर फाइनेंशियल ब्रेक इवन। अब फाइनेंशियल ब्रेक इवन क्या होगा? फाइनेंशियल ब्रेक इवन ये है कि आपकी एनपीवी जीरो आए। क्या है बेटा? एनपीवी जीरो आए। To get the financial break even, we need to find the operating cash flow such that the project has a zero NPV. As we have seen, the 5-year annuity factor is 3.127 and the project cost is 1.5 million. So the operating cash flow must be such that 1.5 million equal to operating cash flow into 3.127. तो हम 1500 को 3.127 से डिवाइड करेंगे, जो बेटा आज भी हमने शुरू में सीखा था, लोन अमोर्टाइजेशन एंड सो ऑन। ये 479,693 पर ईयर हमारे पास आए ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ठीक है बेटा, क्या है? ऑपरेटिंग कैश फ्लो। और उसके बाद फिर ये तो हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ गया, प्लस 350,000 जो है हमारी कैश फिक्स कॉस्ट है। तो अगर हम इतने रुपए की सेल करेंगे, दैट इज 829,693 एवरी ईयर, तो हमारा होगा फाइनेंशियल ब्रेक इवन। ठीक है बेटा उमर साहब, करवा देते हैं इंशाल्लाह। कल हमने बजटिंग की ही एक्सरसाइजेस करनी है, तो करा दूंगा मैं इंशाल्लाह। जी बेटा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन का फार्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यूनिट्स में भी कर सकते हैं बेटा, आप इसको डिवाइड कर लें 1500 से, तो ये यूनिट्स में आ जाएगा। हो सकता है कि आगे किया हुआ भी हो। हाँ जी, ये किया हुआ है। 829,693 डिवाइड बाय 600 कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो दैट इज 1383 यूनिट्स। ठीक है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन बता रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या हो रहा है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन क्या है बेटा? कि हमने देखना है कि हमारी एनपीवी जीरो कब आएगी। ऑपरेटिंग कैश फ्लो मालूम करना है फॉर जीरो एनपीवी। तो अगर हमारा कैश आउटफ्लो है 1.5 मिलियन, तो बेटा कैश इनफ्लो भी कितना होना चाहिए? 1.5 मिलियन। अब कैश फ्लो किस डेट पे जीरो, किस डेट पे 1.5 मिलियन होना चाहिए? जीरो डेट पे, क्योंकि जीरो डेट पे आउटफ्लो ये है, तो हमारा इनफ्लो मालूम करने के लिए हमें 1.5 को डिवाइड कर देंगे एन्युटी फैक्टर से, दैट इज 479,693 पर ईयर। ये हमारे पास आए ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अब ये बेटा कैसे आ सकेगा? क्योंकि हमें मीट करनी होती है कैश फिक्स कॉस्ट। इसका मतलब है कि हमारे पास इनफ्लोज जो आए ना, वो आए 829,693, क्योंकि उसमें से 350 तो हम कैश मीट कर लेंगे, बाकी हमारे पास ये बच जाएगा। अब 829 हमारी पास बन गई है फिगर कैश फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जैसे हम टारगेट प्रॉफिट नहीं करते थे, तो 829,693 हो गया। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है हमारा 600, तो ये हमारे पास आ गए 1383 यूनिट्स। अगर हम सेल करेंगे तो हमारा एनपीवी जीरो आएगा। और बेटा आप इसको एनपीवी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपको आंसर समझ आ जाएगा। ओके, ये 5 सालों के ऊपर कैलकुलेशन जा रही है। होप सो आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर नहीं भी हुई तो आप, ये सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल है, ये मैंने सारे पेपर्स आपको दिए हुए हैं, ये ऑलरेडी आपके पास हैं। आप इसमें ये पॉइंट जाके देखिएगा, ना हुआ तो कल भी मैं इंशाल्लाह आपको ये करा दूँ। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। होपफुली
कुछ सेशन आज का प्रोडक्टिव रहा होगा। कल मैं कोशिश करूंगा कि 2020 का भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन एक आया था, वो भी आपके साथ शेयर करूं, और हम उससे और कोई चीज़ें भी सीख लें। तो बेटा यहाँ पे आपने देख लिया कि प्लस माइनस की भी 10% की कहीं वर्किंग हो रही है, तो वो भी हमने सॉल्व कर लिया। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो बता दें। तो सोबिया, आपको ये क्वेश्चन को थोड़ा सा नॉलेज में इंक्रीज आपका हुआ, या आपको उसी तरह ही लगेंगे जो आपको पेपर पहले कर लेती थी आप? जी, फाइनेंशियल ब्रेक इवन न्यू है, इसको प्रैक्टिस थोड़ा सा करें, देखें। कल इंशाल्लाह हम स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फरवरी 2020 का क्वेश्चन करेंगे, और उसमें आपके पास ये ऑप्शन आएगी कि आप एसेट को खुद खरीद लें या कहीं से लोन लेके खरीद लें। उसको भी हम स्टडी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।